आपसे मिलने आ जाएंगे। तो मैं अपना पहले परिचय दे देता हूँ, खास करके जो नए लोग हैं। मैं सोमनाथ घोष, मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट, और मैं सिलीगुड़ी बेस्ड हूँ। और सिलीगुड़ी से पूरा ईस्टर्न रीजन जो है, ईस्टर्न क्षेत्र जो है, इसमें मार्केटिंग का काम करता हूँ। तो फिर से एक बार सभी लीडर्स को स्वागत है आज। तो आज जन्माष्टमी भी है, बहुत ही शुभ दिन है आज। और खास करके मैं यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नए गेस्टों को एवरी डे ये सेशन और इवनिंग में हम लोगों का जो ओबीएम सेशन है, इसमें आप इनवाइट कीजिए। तो फिलहाल लास्ट 2 डेज़ अपना जो मीटिंग सेशन रहा है, वो है डिजीज़ एंड डिसऑर्डर। तो डिजीज एंड डिसऑर्डर के ऊपर काफी चर्चा हुई है। तो जो लोग उसमें अटेंड किए हैं, मैं उनसे थोड़ा फीडबैक चाहूंगा कि उनको कैसा लगा मीटिंग। और खास करके क्योंकि क्या है कि आप जब फील्ड में काम करते हो तो बहुत सारे ऐसे भी सवाल आते हैं, या फिर ऐसे मतलब क्या बोले उसको, बाउंसर आते हैं कभी कभी, जो समझना कभी कभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पास जानकारी नहीं है। तो एज यू से नॉलेज इज पावर, तो अपना नॉलेज जो है, नॉलेज को बढ़ाना है पहले। तो नॉलेज को गैदर करना है, और उसके बाद क्या है कि हमें फील्ड में काम करना है। तो पहले अपने नॉलेज को गैदर करना है। तो इस गैदर करते हुए हमें क्या-क्या कठिनाई की सामना करना पड़ा, या फिर आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि आप टॉपिक लिखिए, क्या-क्या टॉपिक जो आगे चल के डिस्कस करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। आप उस टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर उस टॉपिक के ऊपर सेशन को किया जाएगा। खास करके डॉक्टर साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो, ताकि आपको फील्ड में काम करने में और आसानी हो। तो इसीलिए आप कृपया जो टॉपिक आप डिस्कशन चाहते हैं, उस टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स, फिर आज का जो बाकी का सेशन रहेगा, वो तो हम चर्चा करेंगे ही। तो पहले आपसे थोड़ा बहुत, और खास करके पिछले 2 दिन का जो फीडबैक रहा है, मतलब कैसे आपने सेशन कैसा लगा, और उसमें अगर आपको कुछ और चाहिए ऐड ऑन, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा टॉपिक आप बता दीजिए कि ये टॉपिक आप चाहते हैं अगले कुछ दिनों के अंदर, तो ये लिख भेजिए। हम एक बार देख लेते हैं। अभी तक कोई फीडबैक नहीं आया, तो आशा करते हैं जल्दी फीडबैक आ जाएगा। तो टॉपिक डेफिनेटली लिख के भेजिए, टॉपिक के क्या-क्या टॉपिक आप डिस्कशन चाहते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने डिस्कशन कर रहा था कि क्योंकि सेशन जो है, जब भी हम किसी से मिलते हैं, तो एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा गौर करना होगा, दैट इज़ कि नॉलेज फर्स्ट, एंड सेकंड थिंग इज़ एटीट्यूड। तो नॉलेज, एटीट्यूड, ये सभी आते हैं। और उसके बाद क्या है कि आपको मतलब एक कहावत है, और बहुत ही पुरानी शायद, लेकिन हम उस इस कहावत को समीर सर से सुने हैं कि फर्स्ट लर्न देन अर्न। ओके। विशाल विश्वा ने कुछ लिख के भेजे हैं टॉपिक को, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स पे है।
हेलो हेलो, साउंड आ रहा है? इट्स ऑडिबल? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। बीच में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो काफी कमेंट आ चुके हैं, तो ये बाद में हम इसके ऊपर नोटिंग करेंगे। कुछ कमेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो या इसके ऊपर बाद में हम गौर करेंगे और खास करके डॉक्टर साहब भी देखेंगे और उसके ऊपर बाद में डिस्कशन किया जाएगा। तो आप कीप ऑन राइटिंग, आप लिख के भेजते रहिए। अगर आपके मन में जो भी है ये मतलब जिसके ऊपर आप डिस्कशन चाहते हैं आगे चल के, तो वो जरूर लिख के भेजिए। तो अभी क्या है कि लास्ट 2 डेज में जो सेशन रहा है वो बहुत ही अच्छा और इंटरेक्टिव रहा है सेशन। तो अभी हम ये बोलेंगे कि आप सभी को शायद मैं नहीं पता मुझे कब कब से आपने सुनना, मतलब मेरा ये म्यूट हो गया। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि फर्स्ट लर्न देन अर्न। तो हमें बहुत कुछ सीखना है, खास करके अपने ओरिएंट्स के बारे में, इसका जो पास्ट है, खास करके अपना जो सिस्टम है उसके ऊपर, प्रोडक्ट एंड प्लान। तो इसको बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर नॉलेज गैदर करनी है, फिर जाके हम किसी को बता पाएंगे कि अपना कंपनी, अपना सिस्टम, अपना प्रोडक्ट के बारे में। और टेस्टिमोनी के ऊपर जरूर बताइए, टेस्टिमोनी के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए जब भी हम नया प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, खास करके तब टेस्टिमोनी के ऊपर। और खास करके अपना न्यूट्रिस्यूटिकल जो प्रोडक्ट है कंपनी का, उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा एम्फासिस देना है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस करनी है। क्योंकि नए लोग, जब हम नए लोगों को हम जब बताते हैं, तब ये सभी के ऊपर गौर करना बहुत ही जरूरी है। तो एक बात है कि नॉलेज इज पावर, आपने सुना ही होगा। तो अपना जो नॉलेज है वो बहुत ही ऊपर, यानी कि एकदम क्वालिटी नॉलेज रखनी चाहिए। क्योंकि नॉलेज ही है जो सामने वालों को कभी कभी आपके सामने झुका देता है कि नहीं, बंदा जो भी बोल रहा है एकदम ठीक बोल रहा है। मतलब वो रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे फिर तो। क्योंकि एक चीज आप गौर कीजिएगा कि जब भी आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कंपनी को, ओरियंस का टेस्टिमोनी को, किसी को वो देख नहीं पा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देख पा रहा है। सॉरी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको देख पा रहा है। तो आप ही उसके सामने ऑडियंस हो, तो आप ही ऑडियंस का रिप्रेजेंटेटिव हो और उसके सामने आप ही दिख रहे हो। तो इसका मतलब है आपको पूरा कंपनी के ऊपर पूरा प्लान, प्रोडक्ट, सभी का जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कृपया उन लोगों को इनवाइट कीजिए, अपना जो एवरीडे सेशन हो रहा है इवनिंग में और मॉर्निंग में, तो इस सेशन में उनको इनवाइट कीजिए। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बोला जाता है। तो यही बोलूंगा कि नए नए लोगों को आप बुलाइए और आप खुद इस सेशन को अटेंड कीजिए। क्योंकि बहुत सारे जानकारी दिया जाता है इस सेशन में, खास करके डॉक्टर सर के इस सेशन में नए नए क्षेत्र हमारे सामने खुल जाता है। नया मतलब ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर बहुत कुछ जानकारी मिलता है। और इवनिंग सेशन में हम कंपनी का मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी जानकारी, खास करके वहां भी प्रोडक्ट का सेशन होता है। तो यहाँ बहुत ज्यादा हम क्या चाहते हैं, नए नए लोगों को लाना चाहते हैं। तो आप इन्वाइट कीजिए और साथ में आप भी रहिए, क्योंकि हर एक दिन कुछ नए सीखने को मिलता है। तो इवनिंग सेशन में खास करके जब मनोज सर अपना प्रोडक्ट सेशन लेते हैं, वो बहुत ही इंटरेक्टिव होता है और बहुत सारे जानकारी पास ऑन होता है। तो वो भी आप अटेंड कीजिए और डॉक्टर सर का इस सेशन को भी आप अटेंड कीजिए, क्योंकि नए नए क्षेत्र हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था आपसे रिगार्डिंग आवर ओवर क्राउडेड, मतलब ओवर पॉपुलेशन इंडिया। तो आप जानते ही हैं बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। तो मैंने उस दिन थोड़ा रिकैप कर लेता हूं जो डिस्कशन चल रहा था कि 1951 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में फर्स्ट सेंसस हुआ था। तो उस टाइम इंडिया का पॉपुलेशन अप्रोक्स 36 करोड़ था, 36 को। और आज के डेट में अगर हम देखें कि 70 बरस बाद अपना पॉपुलेशन है अराउंड 138 करोड़। तो अगर हम देखें तो 100 करोड़ बढ़ गया है पॉपुलेशन, 100 करोड़ ज्यादा हो गया पॉपुलेशन एक, और विद इन 70 ईयर्स। तो 70 साल के अंदर ये पॉपुलेशन 100 करोड़ बढ़ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ गया, तो डेफिनेटली हमारे सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ गया। तो उस दिन का मैंने ये डिस्कशन कर रहा था कि ये जो पॉपुलेशन, आपको जानकारी होगा कि हर एक ह्यूमन बीइंग को एक दिन में
450 से 500 ग्राम फूड ग्रेन्स की जरूरत होती है। सॉरी, 450 से 500 ग्राम की फूड ग्रेन्स की जरूरत होती है हर एक एवरी डे। तो ये जो फूड ग्रेन्स की जरूरत होती है, तो इसका कहाँ से मिलता है? हमें खेती से मिलता है। तो अपना जो खेती का जो टोटल मतलब खेती है, खेती का जो ज़मीन है, वो अगर आप देखेंगे कि 51 से आज के तारीख में, तो ज़मीन तो धीरे-धीरे कम हो रहा है। तो खेती भी मतलब खेती का जो एरिया है, खेती के लिए जो ज़मीन है, वो कम हो गया, लेकिन पॉपुलेशन 100 करोड़ बढ़ गया। तो इसका मतलब कहाँ से ये मैच हो रहा है कि इतना लोगों का खाना कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन क्या है कि आज के तारीख में एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज होता है। तो वो पेस्टिसाइड हम उसके मतलब चाह कर भी हम उसका पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। तो वो अपना शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, वो लेना ही पड़ता है हमें, क्योंकि खाने में हम जहाँ भी कुछ भी खाते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड रहती है। तो पेस्टिसाइड के अलावा कोई खाना नहीं मिलता है, क्योंकि आप अगर बोलेंगे कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो तुलना में, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर देखेंगे बहुत ही कम है, ना कि बराबर है। तो चुने हुए लोगों को उसका फैसिलिटी मिलता है। या तो आप खुद का खेती कीजिए, मतलब घर के साथ सामने आपको खुद का खेती करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यही खाना मिलेगा, मतलब जो जिसमें पेस्टिसाइड मिला हुआ है, तो ये खाना ही मिलेगा। तो इसीलिए आज के तारीख में सप्लीमेंट जो है वो अपने जीवन में एकदम एसेंशियल हो गया है। पहले कुछ-कुछ लोगों का कहना है कि हमें तो पहले तो लोग बहुत अच्छे से हेल्दी जी रहे थे, तो उनको क्यों सप्लीमेंट की जरूरत नहीं थी? क्योंकि तब के तारीख में, तब के डेट में खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, पौष्टिक था, उसमें जो भी खाने का जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब ठीक था। तो आज के तारीख में हम खाना तो मतलब पेट तो भर रहा है, अपना भूख को मिटा रहे हैं, लेकिन उसमें जो भी खा रहे हैं हम, उसमें बहुत ज्यादा मिलावट है, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड है। तो इसको लिए हम लोगों का क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिन से भर जाता है। तो इसीलिए हमें टॉक्सिन को भी निकलना है, और साथ ही साथ हमें सप्लीमेंट को लेना है। अपना जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, उसको मतलब उसको ठीक करने के लिए, उस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए हमें सप्लीमेंट तो लेना ही पड़ेगा। तो खास करके अपना जो सप्लीमेंट है, खास करके ओरिएंट्स का जो सप्लीमेंट है, वो वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट है, वो वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, और इसका जो रिजल्ट है वो अपना टेस्टिमोनी में आपको दिखेगा। क्योंकि अपना जो अपने पास बहुत ज्यादा टेस्टिमोनी है, बहुत सारे टेस्टिमोनी है। तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि आप जब नए प्रोस्पेक्टिंग से मिलेंगे, तो ये जो मैंने अभी कहा है कि क्यों चाहिए सप्लीमेंट, तो उसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन हुआ है अपना। तो खास करके ये पॉइंट भी आप गौर कीजिए, तो इट साउंड्स गुड, उसको ये हजम भी होगा, नॉलेज में उसको आ जाएगा कि सच में अपना पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक चीज आपको पहले बहुत सारे ये सुने होंगे कि पहले जो खाना का मतलब जो फूड ग्रेन्स था, वो ह्यूमन बीइंग के तुलना में बहुत कम था, इसीलिए भूख बहुत ज्यादा था। लेकिन आज के तारीख में वो बहुत ही कम। अगर आप देखेंगे तो इन डिकेड्स ऑफ बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो भूख बहुत ज्यादा था, आज के तारीख में भूख कम है हो गया। लेकिन इसके लिए जो खाना की क्वालिटी है, यानी कि खाना जिस तरह से हमें खेती किया जा रहा है, वो हम लोगों के सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या है कि ना चाहते हुए भी पेस्टिसाइड को अपनाना पड़ रहा है। और खास करके हम यही बोलेंगे कि अपना जो ओवर पॉपुलेटेड क्राउड है, इसके लिए जैसे-जैसे अपने लिए वो खाना भी ठीक नहीं है, लेकिन पेस्टिसाइड लेना पड़ रहा है। लेकिन अपने बिज़नेस के लिए इसमें बहुत सारे पॉजिटिव साइड है, अपना बिज़नेस के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आज के तारीख में हम, यानी कि इंडिया में, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया में अराउंड 40 करोड़ मिडिल इनकम ग्रुप पीपल है, 40 करोड़। तो ये एक बहुत बड़ा संख्या है, 40 का मिडिल इनकम ग्रुप पीपल है। तो 40 करोड़ मिडिल इनकम ग्रुप पीपल जो है, उसको वो हर वक्त सर्च करते रहते हैं। तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, रिटेलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो रिटेलिंग के लिए अपने पास बहुत ज़्यादा मौका है। तो क्योंकि अपने यहाँ ओवर क्राउडेड, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इसीलिए अपने पास बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी भी है।
तो ये अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करनी है, क्योंकि रिटेलिंग करने के लिए हमें बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। तो इसके लिए कैसे इसको किया जाए थ्रू हैप्पी होम, इसके ऊपर भी आज शाम को एक डिस्कशन होगा आप आज 6 बजे। तो उस डिस्कशन में प्लीज आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, कैसे हम थ्रू हैप्पी होम अपना रिटेलिंग को बढ़ा सकते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा वो कुछ ही क्षण बाद डॉक्टर साहब आके आज का सेशन लेंगे। तो लास्ट 2 डेज का डिजीज एंड डिसऑर्डर ऑर्डर का जो सेशन रहा है, थिंक वेरी गुड, आपको वो अच्छा लगा है। तो इसके ऊपर आपका जो भी कमेंट आया है तो उसके ऊपर गौर किया जाएगा, और आगे चल के आपका जो भी सजेशन आया है कि इसके ऊपर सेशन रहना चाहिए, तो वो आप कृपया अभी भी टाइम है, वो आप लिख के भेजिए, क्योंकि उसके ऊपर भी जल्दी ही सेशन किया जाएगा। क्योंकि आप जब फील्ड में जा रहे हैं तो बहुत सारे, मैंने ये रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जिसका जानकारी बिल्कुल ही, ऐसा भी कहीं बीमारी है जो मतलब जिसका सुने भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो हम सुने भी नहीं है इससे पहले। तो उसके ऊपर अगर कोई ये हमें एडवाइस या फिर सप्लीमेंट अगर पूछते हैं तो देना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने लिए। तो थैंक यू। और मैं अभी का जो सेशन है वो डॉक्टर साहब हमारे बीच में उपस्थित है, डॉक्टर साहब को मैं बोलूंगा कि आगे का सेशन कंटिन्यू। थैंक यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। कैसे सब मेरे डियर लीडर्स, हाउ इज एवरीवन? कैसे चल रहा है आप सबका? ऑल गुड? नमस्कार नमस्कार। सुन पा रहे, देख पा रहे ठीक से मुझे? गुड। एवरीवन वेलकम, आप सबको हार्दिक स्वागत है। आई थिंक अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सो सोमनाथ सर बहुत ही एक सही बात बोल रहे थे एंड बहुत ही लॉजिकल बात है, फूड ग्रेन्स। तो ये बात सच है, जैसे ऐसा मैं भी लेक्चर में बोल रहा था, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, कमर्शियलाइजेशन बढ़ा, फूड का डिवैल्यूएशन हुआ। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. You have to understand one thing is that every action has an opposite reaction, has got an equal and opposite reaction. जैसे बॉल को आप जितना जोर से फेंकेंगे उतना जोर से बॉल वापस आएगा। तो जस्ट लाइक दैट आप अपना हाथ को लीजिए और जोर से दीवार में पंच मारिए, दरवाजे पे मारिए। जो दरवाजा थोड़ा हल्का सा है, उतना भारी सा नहीं है, उसको जोर से उस दवा में उस दरवाजे में जोर से पंच मारिए, वो दरवाजा टूटेगा। जितना जोर से मारेंगे उतना जोर से वो दरवाजा टूटेगा, लेकिन उतना ही आपके हाथ में भी लगेगा। इस लॉजिक को समझिए, मैं कुछ हिडन मतलब बोलना चाह रहा हूँ, कुछ इंटरनल मतलब। एक दरवाजा है वुडन, प्लाईवुड का, मतलब प्लाईवुड का दरवाजा उतना मजबूत नहीं होता। आप उसको जितना जोर से पंच मारेंगे ना उतना ही वो टूटेगा, लेकिन आपका भी हाथ उतना ही टूटेगा। इस चीज को याद रखिए, राइट? इट मीन्स कि हमने जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया उतना ही फूड प्रोडक्शन हुआ, बिल्कुल सही, लेकिन फूड का उतना ही डिवैल्यूएशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ मतलब कमर्शियलाइजेशन हुआ, कमर्शियलाइजेशन हुआ मतलब ऑटोमेटिकली मतलब डिमांड सप्लाई से कई गुना बढ़ गया। तो देयर हैड टू बी अ मैनिपुलेशन, इट्स कॉल्ड फूड डिवैल्यूएशन। दिस इज द फैक्ट। एनीवे, आज का सेशन को शुरू करेंगे। अब चलिए, मैंने ऐसे सोचा, मैं सोमनाथ सर को भी सुबह बोला, 10:45 में और सर बात कर रहे थे। नोदा सर आप शुरू कीजिए, मैं 11:15 से तो शुरू करता हूँ, पीपल विल बी ज्वाइनिंग इन। तो आज का एज पर जो टॉपिक आपने ब्रोशर बैनर में देखा है, लिखा है ओरिएंट्स प्रोडक्ट, क्योंकि वो शेड्यूल के अनुसार है। पहले दिन ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी था, 2 दिन डिसऑर्डर्स थे, डिजीज डिसऑर्डर्स थे। आज ओरिएंट्स प्रोडक्ट है एज पर शेड्यूल। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपका वोटिंग लेते हैं हम, डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक फिलोसॉफी में। मैं आपसे जानना चाहूंगा एंड आप मुझे चैट में लिख सकते हैं, आप क्या सुनना पसंद करेंगे आज? आप क्या सीखना पसंद करेंगे आगे? आज क्या आप डिजीज डिसऑर्डर्स को ही कंटिन्यू सुनना पसंद करेंगे और आगे, या ओरिएंट्स प्रोडक्ट का सुनना पसंद करेंगे? ओरिएंट्स प्रोडक्ट भी होगा, लेकिन आज क्या सुनना पसंद करेंगे? जो हमने 2 दिन डिजीज डिसऑर्डर्स किया उसको मैं कंटिन्यू करूं, या आज ओरिएंट्स प्रोडक्ट के ऊपर करूं? आपका राय है, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो मेजोरिटी आएगा मैं वो करूं या ओरिएंट्स प्रोडक्ट करूं। जो लोग मैं वही करूंगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट, yes sir, product, disease disorder, continue, audience product, audience product, audience product, okay, good, fine. ये लगता है प्रोडक्ट ही मेजोरिटी जीत रहा है। फाइन, नो प्रॉब्लम, बिकॉज दैट्स व्हाट द शेड्यूल इज। फिर हम डिजीज डिसऑर्डर्स को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम से।
क्योंकि अभी भी फीमेल इनफर्टिलिटी बाकी है, थायराइड बाकी, यूरिक एसिड बाकी, बहुत सारा कुछ बाकी। चलिए टॉपिक ये होगा कि प्रोडक्ट डिजीज डिसऑर्डर के साथ कैसे काम करते हैं। देखिए ओरियंस प्रोडक्ट का ट्रेनिंग आप सब लोग ले चुके, बहुत बहुत बार मेरे से ले चुके। यूट्यूब में भी इतना वीडियो पड़ा है। अभी आप ओरियंस इंटेलेक्चुअल चैनल्स में जाएंगे तो आपको एक एक वीडियो का मेरा लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगा, लाइव व्हाट इज सेइंग, लाइव वीडियो मिलेगा। You can go to YouTube and just put Orients and Intellectuals, that's the name of the channel। वहाँ पे मेरा हर एक प्रोडक्ट का पड़ा हुआ है। सिर्फ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ओरियंस प्रोडक्ट का नहीं लिखता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इट्स अ न्यूट्रल चैनल, ताकि उसका यूज करके आप अननोन लोगों को खींच सको, न्यू लोगों को खींच सको। सो ओरियंस प्रोडक्ट के बारे में शुरू करते हैं। देखिए जनरली ओरियंस प्रोडक्ट क्या है, न्यूट्रोसिटिकल क्या है, मैंने बहुत बड़े लेक्चर्स दिए हैं। आज थोड़ा समझते हैं कि ओरियंस प्रोडक्ट का डिजीज डिसऑर्डर के साथ लिंक क्या है। देखिए जैसे आप लास्ट 2 दिन से थोड़ा सुन रहे थे, काफी सुन रहे थे, काफी सारा कुछ समझ रहे थे कि डिजीज डिसऑर्डर्स होते क्या है। डिसऑर्डर ऑर्डर है, ऑर्डर टूटा तो डिसऑर्डर, डिसऑर्डर से भी आगे बढ़ गया, आउट ऑफ कंट्रोल तो हो गया वो डिजीज। ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ओरियंस प्रोडक्ट का क्या लिंक है डिजीज डिसऑर्डर को रिकवरी करने के लिए या उसको बचाने के लिए। देखिए कोई भी एक ऑर्गन को अगर ऑर्डर में रहना है तो उस ऑर्गन का जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल होना चाहिए। जस्ट लाइक आपको अगर याद है, मैं पहले दिन एक बच्चे का एग्जांपल दे रहा था कि एक छोटा सा बच्चा है, आपका बहुत बड़ा एक घर है जिसमें वो गार्डन है, फूल है, पेड़ है, थोड़ा खेती बाड़ी है, उसके आगे आपका घर का बॉर्डर खत्म होता है, थोड़ा मेन रोड है, मेन रोड से आगे, मेन रोड मतलब हो गया आपका हाईवे। तो एक बच्चे को अगर आपके घर में सब फैसिलिटी था, आपके गार्डन में सब फैसिलिटीज आपके बच्चे को मिला, खेलने का जगह, कूदने का जगह, अपने दोस्तों को ले आकर भी अगर क्रिकेट फुटबॉल खेलने का जगह, पेड़ है, फल तोड़ने का जगह ताकि उसको बाहर फल तोड़ने ना जाना पड़े, एवरीथिंग। और आपसे भी बहुत केयरिंग, आपसे भी कोऑपरेशन। वो अगर कभी बोलता था पापा आके मेरे साथ थोड़ा खेल लो ना, आप भी उसके साथ खेल लेते थे। मम्मी आके थोड़ा मेरे साथ बॉल बॉल कैच कैच खेलो ना, आप खेल लेते थे। थोड़ा झूला झूलना है तो झूला वहाँ पे है, वो बाहर झूला झूलने जाएगा नहीं। उसको थोड़ा दौड़ भाग करना है तो आपका इतना बड़ा जगह है दौड़ भाग करने के लिए, या तो आपके फ्लैट के सोसाइटी में या तो आपके घर में, तो करेगा नहीं, तो वो पूरा करेगा, वो बाहर जाके करेगा नहीं। जैसे उसका रिक्वायरमेंट्स अगर अंदर नहीं फुलफिल हुआ तो बच्चा क्या करेगा, उसको बाहर कुछ ढूंढने के लिए जाएगा। वो क्या करेगा, बाहर कुछ ढूंढने के लिए जाएगा जो उसको अंदर नहीं मिल रहा है। तो जैसे बाहर ढूंढने के लिए जाएगा तो उसने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया, दैट मींस आपके घर का बाउंड्रीज को उसने क्रॉस किया। जैसे उस आपके घर के बाउंड्रीज को उसने क्रॉस किया तो ऑटोमेटिकली वो डिसऑर्डर पे आ गया, he has broken the order। अब उसके आगे चला गया तो हाईवे है, गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया, दैट्स कॉल्ड द डिजीज। अब एक अंडरस्टैंड करते हैं, कोई भी एक ऑर्गन का डिसऑर्डर होता क्यों है, व्हाई ऑर्गन का डिसऑर्डर हुआ है, या किस कारण से हो रहा है। ऑर्गन ऑर्डर्स में तब रहेंगे जब उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। ऑर्गन्स ऑर्डर में तब रहेंगे जब उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, उसका रिक्वायरमेंट तब फुलफिल होगा जब उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल वाला, उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाले को ये पता होगा कि रिक्वायरमेंट है क्या। आर यू गेटिंग मी, आर यू विथ मी? नो, आए आपको समझ में मैं क्या ट्विस्ट करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्गन का रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल होगा तो ऑर्गन ऑर्डर में रहेगा। ऑर्गन का रिक्वायरमेंट तब फुलफिल होगा जब ऑर्गन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाले के पास फुलफिल नॉलेज होगा, रिक्वायरमेंट क्या करना है फुलफिल। आप बोलिए तो ऑर्गन का फुलफिलमेंट करने वाला कौन है? आपका नाम है एबीसी, जो भी आपका नाम है, राम, श्याम, तथागत, सोनू, जो भी आपका नाम है, आपका ऑर्गन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाला का नाम क्या है? व्हाट्स द नेम? हर कोई लिखे, या फिर हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल नेम है। हर कोई लिखे कि सर ऑर्गन फुलफिल करने वाला कौन है, बोल के आप लिखिए, नाम लिखिए। whom you think, आपको क्या लगता है ऑर्गन फुलफिलमेंट करने वाला कौन है? ऑर्गन का फुलफिलमेंट करने वाला कौन है? ऑर्गन खुद या और कोई, राइट, आजू बाजू में कोई? उसका नेम क्या है? क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ऑर्गन का ओनर कौन है? ऑर्गन का मालिक कौन है? आपकी किडनी का मालिक कौन है? आपके लिवर का, आपके पैंक्रियास का मालिक, उसका बिग डायरेक्टर बोल सकते हैं, चेयरमैन बोल सकते हैं, कौन है? हु इज द ओनर ऑफ द एक्चुअली ऑर्गन, या हु इज द बिग बॉस और ओनर ऑफ द ऑर्गन? बिग बॉस मीन ओनर ऑफ द ऑर्गन कौन है?
आपका किडनी का ओनर कौन है? आपके किडनी का मालिकाना किसके पास है? और आसान सवाल पूछता हूँ, चलिए और थोड़ा सवाल को घुमा के पूछता हूँ और आसान तरीके से। कम ऑन यार, मैं सोचा कि और जल्दी आप आंसर दोगे। ऐसा सोचिए कि टिक 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 आप हॉस्पिटल गए, खुदा ना करे, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल जाके आपका लेट्स से किडनी टेस्ट हुआ और किडनी टेस्ट में रिपोर्ट गड़बड़ आया थोड़ा कुछ किडनी फंक्शन टेस्ट में। तो जब रिपोर्ट दिया जा रहा है, जब रिपोर्ट आपको दिया जा रहा है, तब ये बोला जाता है ना, सर आपका किडनी टेस्ट का रिपोर्ट। वो तो नहीं बोलते ना मेरा किडनी टेस्ट का रिपोर्ट, क्या बोलते हैं? सर मैडम आपका किडनी टेस्ट का रिपोर्ट। आपका किडनी टेस्ट का रिपोर्ट मतलब आपका किडनी का मालिक फिर कौन हुआ? ओनरशिप किसके पास हुआ? वो नर्स के पास, वो डॉक्टर के पास, या किसके पास? किडनी का ओनरशिप किसके पास हुआ? आपको तो ये बोलता है ना, सर आपका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट, सर योर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, सर योर इंसुलिन टेस्ट रिपोर्ट, सर योर किडनी टेस्ट रिपोर्ट, सर योर कोलेस्ट्रॉल टेस्ट रिपोर्ट, योर थायराइड टेस्ट रिपोर्ट, सर मैम, ऐसे तो बोलता है ना। माय थायराइड टेस्ट रिपोर्ट तो नहीं बोलता है। वो बाजू वाले का थायराइड टेस्ट रिपोर्ट बोलता है क्या? दैट मींस थायराइड ग्लैंड का, किडनी का, पैंक्रियास का ओनर कौन है यार? आप खुद हो ना आपका, और कोई थोड़ी हॉस्पिटल ओनर थोड़ी है। सो इट्स वेरी सिंपल। मीनिंग है कि आज अगर ऑर्गन्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रहा है मेरे डियर फ्रेंड्स, एक ही रीजन है कि यहाँ पे कुछ हमारा मिसिंग है। मिसिंग क्या है कि आप अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं लिखना चाहते हो ए टू जेड, आप अक्षर कैसे लिखोगे? और अक्षर ही नहीं लिखना जानते हो, आप सेंटेंस कैसे लिखोगे? सेंटेंस में लिखना जानते हो, पैराग्राफ कैसे लिखोगे? पैराग्राफ में लिखना जानते हो, आप पेज कैसे लिखोगे? किताब कैसे लिखोगे? आर्टिकल कैसे लिखोगे? The thing is that people are missing the basic knowledge about the organs and body. That is what is the disorder, and that is where nutraceutical come into play. I'll tell you, network marketing में बहुत सारे लोग 10-15 साल से काम करते हैं, इतना काम करते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस बहुत जगह में नहीं हो पाते। I mean, लोग सोचते हैं कि मैं उस कंपनी में काम करूंगा, उस प्रोडक्ट के साथ तो सक्सेस होगा, इसके साथ नहीं होगा। It is wrong. If people don't become successful with the wellness product, with our audience product, इसके एक ही कारण है, बिकॉज प्रोडक्ट का नाम वो जानते हैं, एस्परोस प्रोडक्ट का नाम जानते हैं, शिलाजी प्रोडक्ट का नाम जानते हैं, डाया केयर, ये भी जानते हैं डाया केयर डायबिटीज के लिए, लेकिन ये नहीं समझते कि डायबिटीज है कहाँ पे, तो प्रोडक्ट काम कर कहाँ पे। दैट इज वेयर पीपल सी यू एज ए सेल्समैन, नॉट एज ए हेल्थ लीडर। वन मोर टाइम, people, public, customer, जो भी आप बोलेंगे, they see you as a salesman, they came to sell me diabetes product. They should see you, he came to help me in diabetes or he came to heal me in diabetes. जिस दिन लोग ये देखना शुरू करेंगे, ये परसेप्शन आपके पास रखेंगे, आपके तरफ रखेंगे, आप देखेंगे गेम चेंज होगा, the things will change. Because that is where people in network marketing fail. The very big reason is that the public's perception towards them is it's not good, it's bad. Why? Because the activity they are doing is not being productivity. अब लोग देखते हैं यार मैंने उसने मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदा, यार ये उस डायबिटीज पेशेंट को गया था मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? इज बिकॉज डायबिटीज क्या है अगर वो समझ गए तो डाया केयर क्या है और कैसे है तो आप समझ पाएंगे। अगर लोगों का अंदर आज ऑर्गन्स का रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हो रहा है, उसकी एक ही रीजन है, लोगों के पास फुलफिल्ड नॉलेज नहीं है ऑर्गन्स के बारे में। अगर ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो ऑडियंस प्रोडक्ट के बारे में जो आपके पास नॉलेज है ना, वो ऑर्गन्स के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब ऑडियंस प्रोडक्ट आप सब जानते हैं, एस्पोरोस फीमेल के लिए है, डाया केयर डायबिटीज के लिए, नेफ्रोफिट किडनी के लिए है, ये एवरीबॉडी नो, सब लोग जानते हैं इसको। दिस नथिंग न्यू। मैं ये बोलने के लिए यहाँ पे आया भी नहीं हूँ, ये आप लोग जानते हैं, यूट्यूब में भी वीडियो डाला हुआ है, सबके लिए खोल के रखा है ताकि सब लोग इजीली देख पाए। लेकिन एक चीज अंडरस्टैंड करना है, व्हाई पीपल नीड ऑडियंस प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको एक चीज समझना है, व्हाई वी नीड द ऑडियंस प्रोडक्ट। व्हाई वी मतलब मैं हूँ, आप है, हमारा आस पड़ोस कोई है जो आपके जान पहचान में। व्हाई पीपल नीड द ऑडियंस प्रोडक्ट? If they need something, they will buy it, they will consume it, and if they satisfied with that thing, they will recommend it. एकदम simple. उसके बाद they will be benefit with that thing also, they will recommend it. इस चीज को याद रखिए। Word to mouth, आपने सुना ना, word to mouth, word to mouth बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चलता है? word to mouth। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों word to mouth नहीं चलता है, ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। कई किताबों में लिखे नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड टू माउथ में। अगर मुझे किताब का मालिक मिला, मैं उसको जाके 2 सवाल पूछूंगा, उसका मतलब कि चक्कर खा के गिर जाएगा। If any day I get a chance, many Indian writers, foreign writers, the network marketing works by word to mouth.
दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड टू माउथ नहीं चलता है। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल को सुनिएगा अच्छे से। आप कोई एक टीचर से ट्यूशन लेते हैं, जस्ट एग्जांपल, आप कोई एक मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का कोई भी टीचर से आप ट्यूशन लेते हैं, यू नो ट्यूशन होता है ना, आपको आके पढ़ाते, प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं, और आपका 10-15 दोस्त है, जो भी स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, बच्चे लोग हैं, और आपका वो मैथ्स टीचर जो है वो बहुत अच्छा आपको ट्यूशन पढ़ा रहा है और उससे आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेटिस्फाइड हो रहे हैं। आप अपने 10-15 दोस्तों को बोलते हो, नहीं बोलते हो कि वो मेरा मैथ्स टीचर की वजह से तो मेरा मैथ्स कितना सुधर गया है? वो लोग जब आपको कभी पूछते हैं यार तुम्हारा मैथ्स कैसे सुधर रहा है, तो आप क्या बोलते हो? मेरा मैथ्स टीचर की वजह से हो रहा है। या आप वो नहीं पूछने से पहले बोलते हो इतना आज एक्साइटेड हूँ, मेरा टीचर ने आज ये पढ़ाया, मेरा टीचर ने आज वो पढ़ाया। इट मीन्स व्हाट? वो तो एक टीचिंग प्रोफेशन है, उसका भी तो मार्केटिंग वर्ड टू माउथ हो रहा है। कहाँ वर्ड टू माउथ नहीं हुआ? आपने एक मूवी देखने गया हॉल में, किसी भी आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, किसी का भी हिंदी, बॉलीवुड, नेपाली मूवी, कोई भी एक मूवी आप देखने गए, वो मूवी आपको अच्छा लगा, आप आके अपने घर में तो बोलते हो ना क्या बढ़िया मूवी है, मम्मी आप भी देखिए आई, भैया आप भी देखिए आई, अपने आजू बाजू के दोस्त ने देखा, अरे क्या मूवी था यार, आप भी देखिए आए, पूरा मजा आ गया, आप बोलते हो नहीं बोलते हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? उस मूवी का भी वर्ड टू माउथ मार्केटिंग हुआ ना, तो मूवी इंडस्ट्री का भी हुआ, टीचिंग इंडस्ट्री का भी हुआ। खाने का कोई रेस्टोरेंट में आप जब जाते हो, इफ यू रियली लाइक द मोमो देयर, यू लाइक द चाउमीन देयर, यू लाइक द भात देयर, यू लाइक द चिकन देयर, आप तो बोलते हो ना आके यार, यार उसमें उसमें जाके खा ले, उसमें कभी जाके खा, क्या पिज्जा है उसका, क्या पास्ता है उसका, क्या मोमो है उसका, क्या चाउमीन है उसका, आप जाके बोलते हो ना यार। देन हाउ कम ओनली नेटवर्क मार्केटिंग इज वर्ड टू माउथ? एवरीथिंग इज कमिंग वर्ड टू माउथ यार। पीपल बिलीव वर्ड टू माउथ, बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपको पता है ना, लास्ट में थोड़ा कुछ ट्विस्ट लेके आता हूँ। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है दोस्तों? वर्ड टू माउथ मतलब मुंह से निकला हुआ शब्द ही मार्केटिंग होता है। रिमेंबर दिस, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, मुंह से निकला हुआ शब्द का ही सेलिंग होता है। ये डिपेंड भी करता है मुंह से आप क्या निकाल रहे हो, आप क्या निकाल रहे हो। आप बोलोगे सर मैं तो डाया केयर निकाल रहा हूँ, सर मैं तो 7 वंडर निकाल रहा हूँ, कैसे निकाल रहे हो? उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसका इंप्रेशन क्या बैठता है। आप अगर जाके वहाँ पे बोलते हैं, वो जो वहाँ पे रेस्टोरेंट है ना, उसका मोमो है ना सब जगह से अलग है, उसका जो नूडल्स है ना वो ना बहुत बढ़िया है, तो लोग पूछेंगे यार वहाँ पे कुछ नया टाइप का है ना, नया टाइप का कुछ है क्या? तो आप बोल सकते हो उसका स्पाइसी कम है फिर भी टेस्टी है, उसका स्पाइसी कम है फिर भी टेस्टी है, उसमें तेल कम है फिर भी इतना अच्छा स्वाद एंड यू नो सुगंध है, फ्लेवर है। हाँ ओके, समथिंग स्पेशल, समथिंग यूनिक। अब लोग सोचेंगे बाकी नूडल्स से वो नूडल्स अलग हुआ, वहां पे मोआ नूडल्स खाने जाएंगे। आर यू गेटिंग मी? सो इट डिपेंड्स, हम बोलते हैं ना वर्ड टू माउथ, वर्ड टू माउथ, वर्ड टू माउथ होता ही है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन डिपेंड होता है वर्ड से, माउथ से कैसा वर्ड निकल रहा है, किस तरीके का वर्ड निकल रहा है, कैसे इंपैक्टफुल निकल रहा है, कितना साइंटिफिक निकल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा इंप्रेशन बैठ रहा है, व्हाट इंप्रेशन इज बीइंग क्रिएटेड। ऑडियंस के प्रोडक्ट को जाके आप कोई भी जाके उसको सेल कर सकता है, सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन सेटिस्फाई करना जीत है। वन मोर टाइम, ऑडियंस के प्रोडक्ट को सेल करना बड़ी बात नहीं है, सेटिस्फाई करना बड़ी बात है, बिकॉज यू कैन सेल द कस्टमर, बट if you don't satisfy the customer you will lose the customer and you will lose the customer's network. Are you with me? आए समझ में? You can sell the customer very good, but if you cannot satisfy the customer you cannot win him and you cannot win his network. हमेशा बोलते हैं कस्टमर को एक मत देखिए, कस्टमर को एटलीस्ट 10 से 20 देखिए, और वो 10-20 से 100-200, 100-200 से 1000, 2000 से 10,000 पहुंच जाएंगे। सो रिमेंबर, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन सिर्फ प्रोडक्ट देके नहीं होता है, रिजल्ट से भी सिर्फ नहीं होता है, नॉलेज से होता है। प्रोडक्ट दिया, गुड सर्विस आपने दिया, प्रोडक्ट ने गुड रिजल्ट दिया, प्रोडक्ट ने अपना काम किया, बट वो 70% हुआ, 30% नॉलेज से होता है। वन इज कॉल्ड प्री नॉलेज, ध्यान से सुनिए, वन इज कॉल्ड प्री नॉलेज before giving the product or before he consumes the product, one is called after consuming knowledge, and one is called for the marketing of the product knowledge. इसको बोलते हैं 3 फैक्टर। मैंने टॉपिक में लिखा था ना ऑडियंस प्रोडक्ट, तो मैंने इसलिए सोचा कि ठीक है आप लोग ऑडियंस प्रोडक्ट सुनना चाहते हैं, इसमें बोलते हैं, बट मैं आपको क्या बोला, जनरल ट्रेनिंग तो मैं बहुत बार दे चुका हूँ, एंड न्यू प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी चलिए किसी दिन हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग रखेंगे, ये भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, बट इट्स इम्पोर्टेंट। आज का ट्रेनिंग का नाम मैं अगर थोड़ा बोल दो, हाउ टू ब्रिंग प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ऑडियंस प्रोडक्ट, ये ट्रेनिंग का नाम है। वन मोर टाइम, हाउ टू ब्रिंग प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ऑडियंस प्रोडक्ट, ये है ट्रेनिंग का नाम।
ऑडियंस के प्रोडक्ट के द्वारा आप अपना प्रोडक्टिविटी कैसे लाओगे, ये है आज का टॉपिक का नाम। फिर से बोल रहा हूँ, वन इज कॉल्ड द प्री नॉलेज, PRE, प्री मतलब मैं कस्टमर हूँ, आप एक कंसल्टेंट, ऑडियंस हेल्थ केयर कंसल्टेंट है, क्योंकि मैं आपको कभी भी हेल्थ केयर नेटवर्क नहीं बोलता, हेल्थ केयर कंसल्टेंट बोलता हूँ। हेल्थ केयर सेल्समैन भी नहीं, हेल्थ केयर नेटवर्कर भी नहीं, आप हेल्थ केयर लीडर है, कंसल्टेंट है, ये वर्ड यूज कीजिएगा। तो बिफोर यू आर गोइंग टू बिफोर यू अप्रोच मी फॉर आवर प्रोडक्ट, दैट इज वन इज कॉल्ड प्री नॉलेज। अब बोलेंगे सर वो प्री नॉलेज क्या होता है? वो प्री नॉलेज होता है डिसीज एंड डिसऑर्डर के ऊपर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऊपर, जो हम 2-3 दिन सीख रहे थे। इफ यू नो आई हैव गॉट अ थायराइड प्रॉब्लम, मैं आपका जान पहचान हूं, दूर का रिश्तेदार हो या अब हम लोग मिले हैं, तो आपको पता है मेरा थायराइड प्रॉब्लम है, सो यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग लिटिल बिट अबाउट थायराइड, अबाउट एनाटॉमी, अबाउट ऑर्गन्स। वो एक प्री नॉलेज हुआ किसके बारे में? बॉडी एंड डिजीज के बारे में। अब हमारा क्या क्या शुरू हुआ? हमारा कन्वर्सेशन, याद है क्या हुआ था? कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन से क्या होगा? डिस्कशन। डिस्कशन से क्या आएगा? मेरा डिसीजन ना। तो आपने कन्वर्सेशन शुरू किया, तो बात हुआ बीमारी के बारे में, है इतने साल से मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, ऐसा ऐसा हो रहा है, दैट्स कॉल्ड प्री नॉलेज। अब प्रोडक्ट के टाइम आया। प्रोडक्ट का टाइम जो है, लोग यहाँ पे सबसे बड़ा गलती करते हैं। आई टेल यू गलती कहाँ पे करते हैं, मैंने ऑडियंस में बहुत लोग करते हुए देखा, वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत लोग करते हुए देखा। व्हाट इज द मिस्टेक पीपल मेक? आइदर दे ओवर टेल और दे अंडर टेल। इट मीन्स आइदर दे ओवर टीच और दे अंडर टीच। मतलब या तो जरूरत से बहुत ज्यादा वो लोग बोलते हैं, या तो जरूरत से बहुत कम बोलते हैं। जब आप जरूरत से बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है कि वो कस्टमर सोचने लगता है ये मुझे अभी खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बिकॉज मैं डॉक्टर को पूछूं क्या, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा क्या? आपको भी काफी टाइम में सवाल आते नहीं आते? आपको शायद पूछते होंगे बहुत सारे कस्टमर, मेरा कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा इससे, मेरा कुछ हो तो नहीं जाएगा ये खा के, ये इंग्रेडिएंट क्या है? मतलब बिकॉज यू आर ओवर टेलिंग, यू आर गिविंग ओवर टेलिंग, बट अभी तक भी वो स्टेज में नहीं आया है ओवर टेलिंग का। ये चीज को याद रखिए, he's not still in the stage of over telling। मतलब आपको समझना है एक न्यू कस्टमर को कितना ऑडियंस प्रोडक्ट के बारे में कितना तक नॉलेज देने से उस टाइम के लिए उसके लिए एनफ है। डोंट गिव ओवर नॉलेज बिफोर टाइम एंड डोंट गिव अंडर नॉलेज आफ्टर टाइम। ये दोनों चीज को याद रखिए। इट मीन्स क्या हो गया दोस्तों कि आप उसको ऑडियंस के प्रोडक्ट अब आपके साथ शुरू हुए। प्री नॉलेज मीन्स, प्री नॉलेज क्या बिल्ड करता है? डू यू नो प्री नॉलेज क्या बिल्ड करता है? आप बोलेंगे सर प्री नॉलेज से नॉलेज बिल्ड होता है? नहीं दोस्तों, प्री नॉलेज से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एक कस्टमर का। यस, मुझे ये यूज करना चाहिए। प्री नॉलेज विल ब्रिंग हिम डिसीजन बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस। ये प्रोडक्ट मुझे यूज करना चाहिए, मेरा ठीक होगा, ये सेफ भी है, ये सर मैडम भी बढ़िया है। So pre knowledge actually bring the confidence, hence decision. You got me? आपको आया समझ में क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? Pre knowledge, that means before the customer uses the product, before the customer buys the product or uses the product, उसको हम बोलते हैं pre knowledge। Pre knowledge will actually bring the confidence, hence it will give him the decision। हाँ, ये मुझे लेना चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, कंजम्पशन। जब वो कंजम्पशन करके उसके पास सेटिस्फेक्शन हुआ, क्या हुआ? कंजम्पशन। कंजम्पशन से उसके पास क्या हुआ दोस्तों? सेटिस्फेक्शन हुआ। अब वो सेटिस्फाइड कस्टमर को आपको डेप्थ नॉलेज देना है। पहले वाले को कॉन्फिडेंस वाला नॉलेज देना ताकि वो कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन ले। जब वो कंजम्पशन के बाद उसका सेटिस्फेक्शन हुआ है, अब उसके पास डेप्थ नॉलेज देना है। वो सेटिस्फाइड जो हुआ है खा के, ये प्रोडक्ट ने उसके बॉडी के ऑर्गन्स में क्या किया, कैसे किया, कहाँ किया। आर यू विथ मी? ये हो गया। अब ही इज नाउ इक्विप्ड। अब तीसरा पार्ट ऑफ नॉलेज है प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट का प्रोमोटिंग नॉलेज। मार्केटिंग भी नहीं बोले, प्रोडक्ट का प्रोमोटिंग, प्रोडक्ट का कंसल्टिंग नॉलेज, कि उसको प्रोडक्ट को, इसी प्रोडक्ट को लेके अपने जान पहचान में, अपने पब्लिक में उसको कैसे आगे बढ़ना है। दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट कंसल्टिंग नॉलेज। दिस इज थ्री नॉलेज। प्री कंजम्पशन, आफ्टर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट प्रमोशन। 3 स्टेज याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ। प्री कंजम्पशन, आफ्टर सेटिस्फेक्शन, तीसरा प्रोडक्ट प्रमोशन। ये 3 नॉलेज ही द मेन कोर है। अगर ये 3 ट्रेनिंग आप समझने के बाद किसी को कर देते, कोई भी आपके डाउनलाइन को, न्यू डाउनलाइन को, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ डाउनलाइन बहुत बड़ा काम करेगा। बिकॉज प्री कंजम्पशन, ओपन योर लाइट सर, माय लाइट इज ओपन, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं लाइट नहीं है, राइट? सो वन इज कॉल्ड द प्री कंजम्पशन। कंजम्पशन होने से पहले, उसके बाद होता है पोस्ट सेटिस्फैक्शन, मतलब सेटिस्फैक्शन के बाद, सेटिस्फैक्शन होने के बाद
उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट प्रमोशन। अब तो लास्ट स्टेज आया ना कि अभी वो काम करेगा जाके। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज मैं आपको कोई भी एक प्रोडक्ट को पकड़ के उसका इंटरनल बोलता हूँ। चलिए कौन से प्रोडक्ट में पकड़ूं ताकि मैं एक एग्जांपल दे पाऊं ये 3 स्टेज कैसे आता है। आप बोलिए मैं कौन से प्रोडक्ट के ऊपर बोलूं। ये 3 स्टेज ऑफ ट्रेनिंग, मैंने प्री कंजम्पशन क्या बोलना चाहिए उस प्रोडक्ट के ऊपर, कितना और कैसे बोलना चाहिए, आफ्टर सेटिस्फेक्शन क्या बोलना चाहिए, और प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए लास्ट स्टेज नेटवर्क बढ़ाने के लिए क्या बोलना चाहिए। आप लिखिए टोटल ऑक्सीडेंट आया क्या, डिलिपोड आया क्या, एस्पेरोस। आप लिखिए, मैं एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट लेके एग्जांपल देता हूँ बिकॉज ट्रेनिंग तो हमारा हो ही रहा है, बट आज कुछ स्पेशल टॉपिक में क्यों ना बात करते हैं, बिकॉज यू हैव टू हैव ए प्रोडक्टिविटी विद आवर प्रोडक्ट ना। डी लिपो, ओके, और मैक्सिमम लोगों ने डी लिपो लिया, टीएनटी और डी लिपो लिया। टीएनटी तो मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। ओके चलिए टीएनटी को लेता बिकॉज टीएनटी 3 कैटेगरी में फॉल करता है। एक कैटेगरी है प्रिवेंशन, एक कैटेगरी है मेंटेनेंस, एक कैटेगरी है ट्रीटमेंट। टीएनटी एक प्रोडक्ट है जो तीनों कैटेगरी में फॉलो करता है। व्हीट ग्रास भी फॉलो करता है, मतलब उसमें फॉल करता है। तो चलिए टीएनटी के बारे में बोलता है। अगर मैंने आपका डी लिपो डाई केयर नहीं बोला तो नाराज मत होइए, उसके ऊपर मैं एग्जांपल आता हूँ। पहले मैं टीएनटी बोल रहे तो उसका डी लिपो भी बोलूंगा, गैनोडर्मा भी, कोई भी प्रोडक्ट को पकड़ के बोलूंगा पहले, क्योंकि मैं अगर एक प्रोडक्ट को बोल दिया तो आप पैटर्न समझ जाएंगे। तो आप ना आज अपने डाउनलाइन के साथ या कोई जान पहचान के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस पैटर्न में बोलना है। तो चलिए बोलते प्री कंजम्पशन। जब अब टीएनटी आया, टीएनटी को अगर मैं आपको पूछूं, मुझे चैट में लिखिएगा, एंड मुझे सच में लोगों का आंसर चाहिए। जो लोग चुपचाप बैठे चैट आंसर ना देखे, इट इज नॉट गुड। आपको आंसर देना होगा क्योंकि आप बहुत लोग पुराने लीडर्स हैं। यू आर नॉट रिप्लाइंग, राइट? यू आर एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड ना यार, आप लोगों को रिप्लाई होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं टीएनटी को आपको पूछूं कि टीएनटी का फंक्शन, टीएनटी का एक लाइन के अंदर या 3-4 शब्द के अंदर, एक लाइन भी इतना बड़ा नहीं, 3-4 वर्ड्स के अंदर टीएनटी का बेनिफिट मुझे कोई बताइए। यहाँ पे लिखिए। आपने इतना मैंने ट्रेनिंग ली, इतना वीडियो देखा है, कम ऑन, 3-4 वर्ड्स में, 3-4 लाइन में नहीं, 3-4 वर्ड्स में टीएनटी का बेनिफिट लिखिए। 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड होना चाहिए। जो भी लिखेंगे आई विल अप्रिशिएटिंग यू, प्लीज गलत मत सोचिए, आई विल अप्रिशिएटिंग यू। लिखिए, आप लिखते रहिए। Repair the cell and kills oxidants, okay, लिखिए damage cell regenerate। You can write cell rejuvenation, good answer, damage cell repair भी बहुत good answer। आप लोग लिखते रहिए दोस्तों, please don't feel anything wrong कि सर क्या सोचेंगे, just you write damage cell regenerate, control free radicals, good दावा सर, regenerate cell, kill free radical, okay, kill free radical, damage cell regenerate, damage cell body menu higher antioxidant, damage cell, okay। I think काफी सारे 70-80 people already have answered, that's good। I think 200 में 270 लोग आंसर देंगे मुझे लगता है, okay। मैक्सिमम आपके जो आंसर्स आए हैं क्लींजिंग ऑफ द बॉडी, ओके, मैक्सिमम जो आपके आंसर्स आए हैं, आपने 2 वर्ड को ज्यादा फोकस किया यहाँ पे, एंड दैट इज वेरी करेक्ट। आपके लिए एक एप्रिसिएशन है। आपने डैमेज वर्ड को फोकस किया है, रीजनरेशन वर्ड को फोकस किया है। फ्री रेडिकल्स थोड़ा मेडिकल शब्द है, बट इट्स मेडिकली वेरी करेक्ट वर्ड। लेकिन अगर मैं एक कॉमन लेमैन को बोलता हूँ, सोचिए आप एक लेमैन को पकड़े आपके ऑपोजिट में, सोचिए डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती ने बैठे कि लेमैन है जो मेडिकली कुछ नहीं जानता है, मे बी ओनली नॉर्मल कुछ नॉर्मल काम करता है, मैं क्लास 10th पास है, तो उसको फ्री रेडिकल्स क्या कभी उसने नहीं सुना होगा, या कभी वेलनेस इंडस्ट्री में उसने काम नहीं किया होगा। तो ऐसे सोचिए कि आपको ऑपोजिट में कोई लेमैन बैठा हुआ है, आपने जो वर्ड्स यूज किया है उसमें मैं 2 वर्ड्स को निकालता हूँ जो मुझे अच्छा लगा कि आप सबने ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न का लिखा, इज वेरी गुड। अपने अपने तरीके से लिखा, बट पैटर्न वेरी गुड लीडरशिप। आप सबके लिए मेरे तरफ से क्लैप है, सबके लिए, बिकॉज आप सबने फोकस पॉइंट को पकड़ के लिखा है, दैट्स वेरी गुड। डैमेज आपने वर्ड को फोकस किया है और आपने रीजनरेट वर्ड को फोकस किया है। मैंने 2 चीज को देखा, आपने डैमेज वर्ड को फोकस किया, रीजनरेट वर्ड को फोकस किया, और जो लोग एक्सपर्ट है उन्होंने फ्री रेडिकल्स लिया। तो फ्री रेडिकल्स का चैप्टर में थोड़ा बाद में आता है, बिकॉज वो थोड़ा एक्सपर्ट्स लोग ही वो वर्ड को मतलब समझ पाएंगे, इनिशियली बहुत लोग नहीं समझ पाते। तो यू हैव फोकस्ड द डैमेज वर्ड डैमेज एंड द वर्ड रीजनरेट।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डैमेज? डैमेज का मतलब क्या हुआ? डैमेज मतलब बिगड़ जाना, टूट जाना, बिखर जाना, खराब हो जाना, जो भी आप हिंदी में इस मतलब को समझेंगे तो डैमेज। रीजनरेट मतलब क्या? फिर से जन्म। रीबर्थ सुना है आपने? रीबर्थ, पुनर्जन्म ना क्या बोलते हैं ना, पुनर्जन्म हिंदी में, नॉट रॉन्ग, ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी शब्द, राइट? पुनर्जन्म मतलब फिर से जन्म हुआ, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, मूवी में दिखाते हैं ना, किसी को मार दिया, मर्डर हो गया, लेकिन उसका फिर से जन्म हुआ, आध्यात्मिक तरीके से पुनर्जन्म, कुछ ऐसे बोलते हैं। सो रीबर्थ मीन्स फिर जन्म, राइट? पुनर्जन्म। तो वो तो मूवीज में ह्यूमन बॉडी के ऊपर देखा है, सेल्स के अंदर एवरीडे रीबर्थ होता है, न्यू जन्म होता है, मतलब वही सेल फिर से डुप्लीकेशन होकर पैदा होता है। सो आपने जो दो वर्ड्स यहाँ पे फोकस किया, डैमेज एंड रीजनरेशन। डैमेज मीन्स मरना, खत्म होना, और रीजनरेशन मीन्स फिर से बनना। डैमेज मीन्स खत्म होना, रीजनरेशन मीन्स फिर से बढ़ना, फिर से बनना। दिस इज द टू फोकस थिंग्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। अब आप एक कोई भी कॉमन आदमी को एंटीऑक्सीडेंट तो एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है जिसको आप सब लोग देते हो, सब डिजीज में देते, प्लस कोई भी आदमी को आप एक एंटीऑक्सीडेंट भी सेल कर सकते हैं। एवरीबॉडी नीड्स, माय एज पीपल आल्सो नीड, मेरे से 10 साल छोटा को भी चाहिए, 10 साल बड़ा, 20 साल बड़ा को भी चाहिए। सो जब हमने यहाँ पे डैमेज एंड रीजनरेशन वर्ड को फोकस किया फ्रेंड्स, सो हमें वी हैव टू फोकस हियर लाइक दिस। चलो आपका इस शब्द को यहाँ पे अभी लाते हैं, डैमेज। डैमेज मतलब बॉडी का डैमेज ना, सेल्स का डैमेज, बॉडी का ऑर्गन्स का डैमेज। तो आप, मैं एक कस्टमर हूँ जो ऑडियंस जानता भी नहीं है और प्रोडक्ट का नाम कभी सुना भी नहीं है, कमर्शियल काम करता हूँ, फील्ड में हूँ, ऐसे सोचिए। तो जब डैमेज का बात आया, मतलब मरना या टूटना या खराब, मेरा मरना नहीं, मेरे बॉडी का ऑर्गन सेल्स का मरना, वो वाला बात है। तो सबसे पहले आपको क्या फोकस करना चाहिए? प्री कंजम्पशन स्टेज, फर्स्ट स्टेज प्री कंजम्पशन इज दैट डैमेज। आजकल के दिन में डैमेज में कस्टमर को, मेरे दिमाग में ये रियलाइज आपको कराना होगा, क्या आजकल के दिन में डैमेज ज्यादा हो रहा है या 10 साल 20 साल 30 साल पहले डैमेज ज्यादा हो रहा था? ये फैक्टर में आना चाहिए, मुझे रियलाइज करना चाहिए, मेरे साथ कन्वर्सेशन फिर डिस्कशन में आना चाहिए, क्या आज के दिन में हमारे बॉडी के अंदर डैमेज ज्यादा हो रहा है कि पहले ज्यादा हो रहा था? तो डैमेज ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आप नहीं बोल सकते उसको डायरेक्टली, तुम्हारे बॉडी के अंदर भी बहुत डैमेज हो रहा है, मैं तो बोलूंगा मुझे तुम चाहिए ही नहीं सिर्फ। लेकिन अगर अगर आपने इस पॉइंट को फोकस किया, रीजंस ऑफ डैमेज, फैक्टर्स ऑफ डैमेज, आर यू विथ मी? रीजन मतलब कारण ऑफ डैमेज, फैक्टर किस कारणों से डैमेज, अगर ये चीज को फोकस किया गया मेरे सामने, सोचिए मैं एक वर्किंग आदमी हूँ, ट्रैवलिंग आदमी, वर्किंग आदमी, स्ट्रेस टेंशन में काम करता हूँ, तो अगर मेरे सामने ये फोकस किया गया डैमेज क्या है बॉडी का, थोड़ा अंडरस्टैंड आपने करा है मुझे, व्हाट इज डैमेज ऑफ द बॉडी, डैमेज ऑफ द सेल्स, अपने थोड़ा सा 5 मिनट में मुझे अंडरस्टैंड कराएं। फिर आपने मुझे फैक्टर्स ऑफ डैमेज एंड रीजंस ऑफ डैमेज टुडे समझाया, एंड मुझे अगर ये भी आप समझा पाए कि आज जो डैमेज है वो 20 साल पहले से 20 गुना ज्यादा है, और आज से 1 साल बाद जो डैमेज और होने वाला है वो आज से 2 गुना ज्यादा तो श्योरली होने वाला है। दैट मीन्स टुडेज डैमेज इज मच मोर देन द पास्ट डैमेज, एंड टुमारोज डैमेज is going to be much more than the today's damage. So मेरे अंदर क्या क्रिएट हुआ? You know what क्रिएट हुआ? मेरे अंदर fear of loss of my body क्रिएट हुआ। Are you with me? मेरे अंदर क्या क्रिएट हुआ? Fear of loss of my organ cells body क्रिएट हुआ। That's what you have to create. आप उसको नहीं बोल रहे तुम डरो, नहीं, मैं खुद ही फील किया। इसको बोलते हैं रियलाइजेशन। काफी बार मैंने बोला था ना, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब यस करेक्ट, रियलाइजेशन, अरे हाँ ये तो सही बात है, ऐसा ही तो हो रहा है। ओके, तो उम्र बढ़ रहा है, राइट? उम्र बढ़ रहा है, सबको पता है, उम्र बढ़ रहा मतलब कमजोर होता है, ये सब लेमैन को भी पता है। और फैक्टर्स ऑफ डैमेज इस दुनिया में बढ़ रहा है, खाना पीना का प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन लो होते जा रहा है, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, सबको पता है, फास्ट फूड सब लोग खा रहे, स्ट्रेस टेंशन में जी रहे, मेडिसिन बहुत लोग यूज करते, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, इन्फेक्शन सब बढ़ा है। दैट मीन्स फैक्टर्स ऑफ डैमेज बढ़ा है, बढ़ा है, ये प्रूव्ड। उम्र बढ़ा है उसके वजह से डैमेज होता है, ये प्रूव्ड। आज जितना है 20 साल पहले से आज 20 गुना ज्यादा है, प्रूव्ड, और 1 साल बाद आज से 2 गुना ज्यादा होने वाला है, प्रूव्ड। इट मींस नाउ यू हैव ओपनड द गेट इन माय माइंड फॉर सम सॉल्यूशन। What you have done, you have opened the gate in my mind for some solution to come out of this problem. Are you with me? Are you getting me? So
अब ये प्री कंजम्पशन स्टेज था, मतलब आपने सबसे पहले फोकस क्या किया मेरे साथ, क्या आपको मुझे बेचना था टोटल एंटीऑक्सीडेंट, आप चाहते थे कि मैं टोटल एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करूं, लेकिन क्या आपने पहले मुझे टोटल एंटीऑक्सीडेंट मतलब सॉल्यूशन के बारे में बात किया या प्रॉब्लम के बारे में बात किया? आपने मेरे साथ प्रॉब्लम के बारे में बात किया। जब मैं प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया तब मुझे नीड हुआ कोई एक सॉल्यूशन का। मुझे किस चीज का नीड हुआ दोस्तों? सॉल्यूशन का एक नीड आया, यार मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन का तो बहुत जरूरत है, बिकॉज देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम हैपनिंग टू एवरीवन एंड टू स्पेशली टू मी, राइट? So I am able to relate a problem with me. So I need a solution for me. Try to understand. I am able to relate a problem with me. So I need a solution for me. And it could be for my family, for my closed ones. So what happened is that आपने एक भी बार ये नहीं बोला कि सर टोटल एंटीऑक्सीडेंट लिए, लेकिन आपने मेरे साथ जो बात किया, इट्स कॉल्ड काउंसलिंग, इट्स नॉट कॉल्ड सेलिंग। याद कीजिएगा, सेलिंग और काउंसलिंग में बहुत बड़ा फर्क है। वहां पे सीओ यूएन पे जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे डिफरेंट हो जाता है जब वो सीओ यूएन पहले आते हैं। यू आर नॉट डूइंग सेलिंग, यू आर डूइंग काउंसलिंग। काउंसलिंग विल एक्चुअली लीड टू सेलिंग, इसलिए वो वर्ड का नाम है काउंसलिंग। कभी काउंसलिंग के ऊपर कोई भी ऑक्सफोर्ड का एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, गूगल में आपको मिलेगा, मैं पढ़ के जाना इस चीज को, गूगल में मिलता है, जस्ट लाइक दैट आपको कहीं पे मिलेगा। काउंसलिंग मीन्स कंसल्टिंग सेलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग? आप बोलते हैं ना काउंसलिंग काउंसलिंग करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग यार? काउंसलिंग इज कंसल्टिंग सेलिंग, सेलिंग वाया कंसल्टिंग। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिंग? जस्ट डूइंग इट विदाउट कंसल्टिंग। इसलिए सेलिंग को क्या बोलते हैं? सेल्समैन है। कंसल्टेंट को ये कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट को लोग हेल्पर समझते हैं, है ना, एक मेंटर समझते हैं, और जो सेलिंग कर रहा है एक सेल्समैन समझते हैं। सेल्समैन है, छोड़ो, इससे दूर रहो। कंसल्टेंट ये जो बोलेगा हम करेंगे, ये जैसा बोलेगा मैं करूंगा, ये इसका भी नहीं सोचता है। दैट मीन्स कंसल्टिंग इज अ हेल्पिंग, इज अ हेल्पर, इज अ मेंटर, वैसे लोग देखते हैं। दैट्स कॉल्ड काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब है कंसल्टिंग सेलिंग या सेलिंग वाया कंसल्टिंग, जो भी आप समझना चाहें। सो एक सिंपल अंडरस्टैंड है, आपने पहला कंसल्टिंग मैं मेरे साथ क्या किया? एंटीऑक्सीडेंट लेके नहीं, आपने प्रॉब्लम को फोकस किया। फोकस करने के बाद आपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया। इनिशियली याद रखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम को फोकस करना होगा, फोकस के बाद उसको एक्सप्लेन करना होगा। जस्ट लाइक ओके, ऐसा सोचिए आपके पास एक कपड़ा है, डू दिस एक्सपेरिमेंट। एक पुराना कपड़ा है, फालतू कोई कपड़ा पड़ा है घर में, डू दिस एक्सपेरिमेंट। आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। एक कोई पतला सा कपड़ा लीजिए, बहुत मोटा सा भी नहीं। अब एक कपड़ा ऐसा स्क्वायर में है, काफी बड़ा सा, ठीक है ना, जैसे चादर फादर होता है पुराना कोई, वरना वो फाड़ने का काम होगा यहाँ पे। तो आप बोलेंगे डॉक्टर सर की वजह से मैंने अपना कपड़ा फाड़ा हुआ, ऐसा नहीं सुनना है। कोई पुराना फालतू कपड़ा, गंदा सा कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर इस टेक्निक को याद रखिए और फिर प्रोडक्ट के साथ रिलेट कीजिए। उसके ऊपर एक काम कीजिए, कोई भी एक शार्प चीज लेके, चाहे पेन हो या कुछ हो, उसके ऊपर थोड़ा सा छेद कीजिए। आप चाहते हैं कि वो कपड़ा पूरा फटे, पूरा फटे, लेकिन उस कपड़े को पूरा फाटने के लिए, पूरा फाड़ने के लिए सबसे पहले पेन से, एक शार्प कोई भी ऑब्जेक्ट से, पेन हो, स्क्रू ड्राइवर हो, उससे आपको छेद करना पड़ेगा, या चाकू हो, उससे आपको छेद करना पड़ेगा। छेद करने के बाद ही आप उसको ऐसा करके फाड़ेंगे तो पूरा कपड़े का बहुत बड़ा फर्क है। मतलब चाकू से कपड़े का फाड़ने का फोकस किया था, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया था। ये जो चाकू से आपने दिया ना, दैट इज कॉल्ड फोकस। उसके बाद उसको पूरा खोलना, दैट्स कॉल्ड एक्सप्लेनिंग। इट मींस प्रॉब्लम के बारे में जब आप कर रहे हैं प्री कंजम्पशन स्टेज में, फर्स्ट यू फोकस द प्रॉब्लम, फर्स्ट प्लान में इस पेशेंट को, इस कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसका बैकग्राउंड स्टडी, या आप उसको जानते हो बोल के आपका स्टडी है, यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम ही विल बी ही इज फेसिंग और ही मस्ट बी फेसिंग, राइट? ही इज फेसिंग मींस उसने आपको बोल दिया मुझे ये प्रॉब्लम है। ही मस्ट बी फेसिंग मतलब आप उसको जानने की वजह से आपने एनालिसिस कर लिया, उसको ये प्रॉब्लम होगा। आर यू विथ मी? आर यू गेटिंग मी? वन इज कॉल्ड यू नो व्हाट ही इज फेसिंग एंड यू नो व्हाट ही मस्ट बी फेसिंग। दोनों में अंतर को समझिए। ही इज फेसिंग मतलब जब उसने बोली दिया मुझे थायराइड है, जब उसने बोली दिया मुझे रात को नींद नहीं आ रहा है, मुझे सेक्स में प्रॉब्लम है, मुझे डाइजेशन में प्रॉब्लम है, उसने बोल दिया डायरेक्टली, ही इज फेसिंग। एंड ही मस्ट बी फेसिंग मतलब जब आपको पता है वो बहुत दिमाग वाला काम करता है, सुबह से रात तक भागना दौड़ना, बड़ा बड़ा मीटिंग करना, कंप्यूटर में काम करना, मे भी लोगों के साथ उठना बैठना, मतलब उसका स्ट्रेस होगा ही होगा। तो पहला वाला बोल दिया उसने कि मैं रात को नींद नहीं आ रहा है, बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ। दूसरे वाला उसका कार्यक्रम ही ऐसा है, तो आप समझ गए उसको स्ट्रेस का प्रॉब्लम होगा, और उसके वजह से स्ट्रेस रिलेटेड न्यूरोलॉजी जो जो प्रॉब्लम हो सकता है
वो होगा, इट मीन्स ही मस्ट बी फेसिंग। पहले वालों को बोलते हैं ही इज फेसिंग, दूसरे वालों को बोलते हैं ही मस्ट बी फेसिंग। वो आपको, ये आपके इंटेलेक्चुअलिटी एंड आपका लीडरशिप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई आपको बहुत एक्सपर्ट और डे बाय डे एक्सपर्टाइज होना है। सो अब आपने क्या किया, प्रॉब्लम फोकस किया एग्जांपल एंटीऑक्सीडेंट का बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में आपने क्या फोकस किया, डैमेज को, वर्ड डैमेज को फोकस किया। आजकल में तो यार बहुत डैमेज हो रहा है हमारे बॉडी में। हाँ, क्या डैमेज हो रहा है, किस तरीके डैमेज हो रहा है, डैमेज वर्ड फोकस करके अब आपने डैमेज को एक लंबाई, चौड़ाई, गहराई में एक्सप्लेन किया। क्या कारणों से डैमेज हो रहे हैं? हाँ, खाना पीना गलत है, यस, स्ट्रेस बढ़ गया है, पोल्यूशन, इन्फेक्शन, पॉपुलेशन भी बढ़ गया है, करेक्ट, बिल्कुल सही, फैक्टर ऑफ डैमेज। उम्र के साथ साथ डैमेज बढ़ता है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, डे बाय डे उम्र बढ़ने वाला है, कम तो नहीं होने वाला, बैक गियर तो नहीं मारने वाला, फ्रंट गियर ही मारने वाला उम्र, ये भी सही बात है। पूरा पॉइंट टू पॉइंट तो करेक्ट है। इसका मतलब है कि डैमेज हो रहा है, कंफर्म्ड हो रहा है और ज्यादा होने वाला है, कंफर्म्ड। सेकेंड पॉइंट आया, डैमेज से तो बचना है जितना हद तक पॉसिबल है। इसका मतलब अगर डैमेज के साथ लड़ाई करने वाला कोई हो तो उसका काम होना चाहिए रिपेयर। आपने रीजनरेशन बोला ना, चलिए मैं रिपेयर बोलता हूँ। मतलब अगर डैमेज के साथ कोई काउंटर फाइट करना चाहिए तो उसको बोलते हैं रिपेयर। जैसे सांप डसने के बाद सांप का वेनम को बोलते हैं वेनम, जहर को बोलते हैं वेनम। सेम हुए जब हॉस्पिटल में अगर किसी को बचाया गया ना, वहां पे दिया जाता है एंटी वेनम। एंटी वेनम मतलब वो जहर से लड़ने वाला कोई एक चीज, एंटी वेनम, यू नो, सुना होगा, आप गूगल में पढ़ सकते हैं, ये कोई मूवी में देखा होगा, एंटीडोट या एंटी वेनम। सो इसका मतलब अगर डैमेज है, जहर के साथ लड़ने के लिए कुछ जहर को लड़ने वाला चीज चाहिए, दैट मीन्स वी नीड सम रिपेयर। व्हाट इज द पॉइजन, दैट इज द डैमेज, है ही है और होने भी वाला है। एंड व्हाट इज एक्चुअली द थिंग टू फाइट ऑन द डैमेज इज द रिपेयर। अब एक प्री कंजम्पशन कस्टमर के साथ पहले आपने फोकस किया वो डैमेज, फिर आपने एक्सप्लेन किया डैमेज को, फैक्टर्स ऑफ डैमेज, reasons of damage, percentage of increase of damage, right? And we need a prevention towards the damage or a repair to this damage. One more time, we need a prevention to this damage or a repair to this damage. अब ऐसा सोचिए, अब इंटेलेक्चुअलिटी में आते हैं। आप चैट में आंसर लिख सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आंसर लिखें, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है, एक हो गया डैमेज प्रिवेंशन, एक हो गया डैमेज रिपेयरमेंट, राइट, डैमेज ट्रीटमेंट या डैमेज रिपेयरमेंट, एक हो गया डैमेज प्रिवेंशन। सोचिए ये डैमेज है, ये मेरा ये डैमेज है। इस डैमेज के साथ लड़ने के लिए दो फैक्टर है, एक है प्रिवेंशन ऑफ द डैमेज, एक है रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज। मतलब एक हो गया डैमेज चीज से ही दूर कर देना डैमेज चीज को, या आप खुद दूर नहीं कर पा रहे हो तो कोई एक चीज आए जो इसको दूर तो नहीं कर सकता लेकिन इससे लड़ के कम कर सकता है, राइट। अब क्वेश्चन आया, जैसा मैं बोलता हूँ टोटल एंटीऑक्सीडेंट अब हर घर में पहुंचा सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये रहा आपसे, आजकल का जो मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड है, कॉमर्शियलाइज्ड वर्ल्ड है, मॉडर्नाइज्ड, कॉमर्शियलाइज्ड, सोशलाइज्ड एंड वेरी फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड है, जिसमें कार्यक्रम करना ही करना है आदमी को, वरना कमाई नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, करेक्ट, कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड एंड वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, मॉडर्नाइज्ड एंड एक्सेसिव कॉमर्शियलाइज्ड वर्ल्ड। आजकल के टाइम पे मुझे एक बात बताइए, ये पोल्यूशन को आप कम कर सकते हो अकेला? कैन यू रिड्यूस द पोल्यूशन अराउंड यू? आपके आस, घर का रूम का नहीं बोल रहा हूँ, आपके बाहर, आपके गली में ही, जो आपका गली है जिस घर में आप रहते हो, या मेन रोड, क्या पे आप पोल्यूशन कम कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स? कैन यू डू इट? यस, आई थिंक नो, मैं तो नहीं कर सकता, आई थिंक हम में से कोई नहीं कर सकते। नेक्स्ट सवाल है, आपके सोसाइटी में, आपका सिटी में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके कंट्री में, या अराउंड द वर्ल्ड में कहीं पे भी, क्या हम, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है जिसके वजह से कॉमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है, कॉमर्शियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड फूड कॉमर्शियलाइजेशन, ये जो खाने का एक्सेसिव कॉमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है, क्या इस खाने का कॉमर्शियलाइजेशन को आप सिंगल कम कर सकते हो? खाने का जो कॉमर्शियलाइजेशन है, मतलब आप जब चावल खरीदने जाते हो या चिकन खरीदने जाते हो या पनीर लेने जाते हो या लेट्स से फल लेने जाते हो, मछली लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, उसके अंदर जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, मतलब कॉमर्शियलाइजेशन, क्या वो कॉमर्शियलाइजेशन को आप कम कर सकते हो? अकेला अकेला सिंगल आप कम कर सकते हो? सोचिए आपका खेती बाड़ी नहीं है, आपको मार्केट से खरीदना पड़ता है,
तो आप उस सब्जी खाने के ऊपर जो कमर्शियलाइजेशन है आप कम कर सकते हो। कैन यू रिड्यूस द कमर्शियलाइजेशन ऑफ फूड इन योर कंट्री, इन योर डिस्ट्रिक्ट, इन योर स्टेट, इन योर गली ऑल्सो? कैन यू रिड्यूस? आई कैन नॉट रिड्यूस। जो गवर्नमेंट ही नहीं कर पा रहे तो हम कहाँ से करेंगे? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ नहीं कर पा रहे तो मैं कहाँ से करूँ? आप कर सकते हो? नो। सो इसका मतलब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल के डे में कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। यस, कंपटीशन बढ़ रहा है, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा है। डार्विन का थ्योरी आपने पढ़ा था? चार्ल्स डार्विन का भी पढ़िएगा, आपको बहुत मजा लगेगा। तब आप बहुत लोग मुझे बोलते हैं डॉक्टर तथागत सर ऐसे ऐसे एग्जांपल कहाँ से लेके आते, प्रैक्टिकल एग्जांपल, रियलिस्टिक कहाँ से सर प्रेजेंस ऑफ माइंड से बोल देते? चार्ल्स डार्विन का बुक पढ़िएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड आपको बहुत चीजों वहां से सीखने को मिलेगा। इंटरनेट में पीडीएफ वर्जन भी, यू कैन रीड इट, देन यू विल नो व्हाई आई ब्रिंग सच वर्जन्स इनटू इट। चार्ल्स डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। इट विल टेक सम टाइम, आप पढ़ते रहिए, डेली डेली पढ़ते रहिए, आप बहुत सारा चीज एब्जॉर्ब करते रहेंगे। सो आज जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो रहा है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड मतलब आज क्या बार है? 11, राइट? आई एम नॉट रॉन्ग, 11th है ना? आज 11 तारीख है, करेक्ट? 11 तारीख है। सोचिए कोरोना का टाइम नहीं होता था, यस 11th है, कभी कभी आज हो गया ना, कोरोना में घर में बैठे बैठे लोग डेट भूल गए, है कि नहीं? लोग डे भूल गए, डेट भूल गए। बात तो एकदम सच है। लोग घर में बैठे बैठे ऐसा हो कि आज कौन सा बार है, आज कौन सा डेट है, वो भूल चुके हैं कोरोना के चक्कर में। सो आज का डे है 11 तारीख, 11 ऑफ अगस्त। ये मैं नहीं बोला 11 ऑफ अगस्त ही, क्योंकि स्वाधीनता दिवस आने वाला 4 दिन बाद, तो ये नहीं बोल सकते। 11 अगस्त आज का डेट है। 11 अगस्त में कंपटीशन ज्यादा है या 11 जुलाई में ज्यादा था? 11 अगस्त में कंपटीशन अराउंड यू नो is today higher than 11 जुलाई और today lower than 11 जुलाई? क्या आज के दिन में जो कंपटीशन है अराउंड यू, कंपटीशन समझते हैं ना, कंपटीशन, राइट? कंपटीशन अराउंड यू आज 1 महीने बाद आपके आसपास ज्यादा है? सोचिए कोरोना नहीं है, नॉर्मल टाइम है, नौकरी करने वाला, छोटा मोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस करने वाला, गाड़ी चलाने वाला, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला, क्या कंपटीशन आपके आसपास में कंपटीशन आज ज्यादा है 11 अगस्त को या 11 जुलाई में ज्यादा था? क्या है? व्हाट यू थिंक? यू राइट मी। 11 अगस्त में हायर देन 11 जुलाई। ओके, लिखिए 11 अगस्त, करेक्ट। द आंसर बिल्कुल हायर देन 11 जुलाई, मतलब 11 अगस्त को आज ज्यादा है। तो 11 अगस्त को जो कंपटीशन है वो ज्यादा है या 11 सितंबर को ज्यादा होने वाला है? नेक्स्ट सवाल, आंसर दो, फटाफट आंसर चाहिए। आज ज्यादा है 11 अगस्त को, 11 सितंबर को ज्यादा होने वाला है? 11 सितंबर को, करेक्ट, दैट्स द राइट आंसर। इसका मतलब कंपटीशन के वजह से क्या जनरेट होता है? अगर कंपटीशन है, आप जॉब करते हैं, आपके आसपास में बहुत कंपटीशन, आप छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, आपके आसपास में बहुत कंपटीशन है। एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कंपटीशन उतना लेवल में नहीं होता है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है, बट होता है, इट्स गुड, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट इट्स हेल्दी कंपटीशन, इट्स नॉट ए खराब करने वाला कंपटीशन नहीं। बट ऐसा सोचिए कि कंपटीशन, जो कंपटीशन होता है एक नौकरी करने वाले का, एक दुकान चलाने वाले का, एक टैक्सी चलाने वाले का, एक कंपनी का, कंपटीशन की वजह से बॉडी में ऐसा कौन सा फैक्टर क्रिएट होता है जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है? कंपटीशन विल लीड टू वर्कलोड फिजिकली एंड मेंटली। यू आर करेक्ट, बिल्कुल, वेरी गुड राइटिंग। कंपटीशन विल लीड टू वर्कलोड विल लीड टू व्हाट? जो हमारे लिए हानिकारक है। फटाफट लिखिए, मुझे एटलीस्ट 10-20 लोगों का फटाफट आंसर चाहिए। क्या आएगा? कंपटीशन की वजह से क्या जनरेट होगा हमारे अंदर जो हमें बहुत हानि पहुंचाएगा? करेक्ट, स्ट्रेस, बिल्कुल सही, द स्ट्रेस। इसका मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स जो बढ़ रहा है? क्या क्या फैक्टर्स दोस्तों बढ़ रहे हैं? क्या बढ़ा? आपका कॉमर्स, पोल्यूशन कम कर सकते? नहीं, वी कैन नॉट डू। कॉमर्शियलाइजेशन कम कर सकते? नो, नहीं कर सकते। स्ट्रेस डे बाय डे बढ़ रहा है। स्ट्रेस मारने वाला चीज है, किलर है, वो सबको पता है। इट मीन्स व्हाट? जो चीज डैमेज को करता है, डैमेज को क्या क्या चीज करता है? बहुत फैक्टर से, मैंने 3 बोला। स्ट्रेस वो बढ़ रहा है, आप उसको कम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। या तो काम फाम छोड़ के बिना रोजी रोजगार के बैठना होगा, नॉट पॉसिबल। सो इट मीन्स व्हाट? कैन वी रिड्यूस द स्ट्रेस? नो। मैंने कैन वी प्रिवेंट द स्ट्रेस? नो। कैन वी प्रिवेंट द फूड कमर्शियलाइजेशन?
No. Can we prevent the population pollution means toxins or free radicals? जो लिखा था दावस ने free radicals मतलब it comes from the pollution of the outside food, water, air, whatever. So smoking, drinking. Can we reduce the free radicals? That means pollution? No. Can we reduce the competition? That means stress? No. Can we reduce the food commercialization? या मैं बोलूं food manipulation. Can we reduce it? No. That means क्या हम डैमेज के फैक्टर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या आप डैमेज के फैक्टर्स से उसको आउट कर सकते हैं? डैमेज के फैक्टर्स को अपने आसपास से पूरी तरीके से आउट कर सकते हैं? कैन वी प्रिवेंट कंप्लीटली द डैमेज फैक्टर्स? मुझे इतना बताएं, कैन वी प्रिवेंट द डैमेज फैक्टर्स? पूरी तरह डैमेज के फैक्टर्स को आउट कर दे, ऐसा कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? Is it really possible to completely take out the damage factors को पूरी तरह आउट कर दिया? नहीं. That means हम जितना हद तक हो सकते हैं कम कर सकते हैं, लेकिन उसको आउट नहीं कर सकते और उससे फाइट भी नहीं कर सकते. दूर दूर थोड़ा रह सकते, फाइट भी नहीं कर सकते, फेंक के आउट भी नहीं कर सकते. अगर हम खुद नहीं कर सकते तो उसका जो इफेक्ट हो रहा है आपके शरीर के अंदर वो चीज बाहर है. कंपटीशन भी बाहर है, कमर्शियलाइजेशन भी बाहर है, पोल्यूशन भी बाहर है. 3 फैक्टर्स का बात किया, लेकिन वही चीज आपके अंदर आके इफेक्ट कर रहा है तो आपके अंदर क्या क्रिएट कर रहा है? डैमेज. दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ डैमेज. उस फैक्टर ऑफ डैमेज से अगर आपको आउट होना है तो भूखा रहना है, सब्जी मांस मांसी खरीदना ही नहीं है, या तो खुद खेती बाड़ी चलाना है, जो पॉसिबल नहीं आजकल के दिन में सबको. राइट. कंपटीशन और स्ट्रेस से आउट होना है तो आपको काम काज छोड़ के चुपचाप बैठना है, या तो हमारे घर में बहुत बड़ा पैसा होना है पहले से पूर्व पुरुष का, वो भी खत्म हो जाएगा अगर आपने काम नहीं किया. वो हम सब लोग जानते हैं आजकल के जनरेशन में जो चल रहा है. तीसरा, दैट इज द पोल्यूशन. क्या आप बंद कर सकते? आप अपने नीचे उतार के आपके गली में भी ऑटो का धुआं को बंद नहीं करा सकते. कैन यू डू इट? नो. आप गाड़ी में स्ट्रॉन्ग हो. इसका मतलब क्या है? कुछ हो सकते हैं. तो डैमेज के फैक्टर्स को हम कम नहीं कर सकते, हम उसको आउट नहीं कर सकते, वो हमारे अंदर होगा ही होगा. स्ट्रेस डे बाय डे बढ़ेगा. डे बाय डे बढ़ेगा. फोकस किया, उसके बाद आपने एक्सप्लेन किया कारण, डैमेज के क्या क्या कारण, और डैमेज को क्या हम रोक सकते हैं? हमारे बाहर का डैमेज फैक्टर्स को नहीं, अंदर आने से भी रोक सकते नहीं. तो फिर हमें अंदर जो डैमेज हो रहा है क्या उसके साथ हमें लड़ना चाहिए, या लड़ने के लिए कोई चीज चाहिए? बिल्कुल चाहिए. तो टोटल एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए, जरूर लीजिए. हो गया आपका टोटल एंटीऑक्सीडेंट. नाउ इट्स गॉन. आगे लोग अब आप जब फाइनल क्लोजिंग में टोटल एंटीऑक्सीडेंट दिखा रहे, दे विल टेक इट. अब आपको एक्सप्लेन करना है 2-3 मिनट्स टोटल एंटीऑक्सीडेंट है क्या. इंग्रेडिएंट वाइज पर के नहीं, टोटल एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? इट्स डैमेज रिपेयर करता है, डैमेज को एंटी एजिंग करता है. एंटी एजिंग की क्या होता है? जब डैमेज बॉडी के अंदर डैमेज हो रहा है उसको थोड़ा कम करके रिपेयर बढ़ाए तो यू विल लुक यंग बिकॉज योर ऑर्गन्स आर गेटिंग यंग. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजिंग? एजिंग मीन्स एक्चुअली your organs are getting old, your cells are getting old, your blood is getting old, your nerves are getting old. Are you with me? That's called aging. And why it's getting old? Because of the excess damage.
So if you want to make, if you cannot make it fully young, but if you want to make it less old at a less rate, कम बुढ़ापा, कम रेट में बुढ़ापा आए, तो मतलब आपका जवानी कुछ टाइम रहे. Are you with me? So you need something to actually lower the damage, higher the repair, but you cannot prevent the damage from outside, but you can prevent the damage up to a certain extent from inside by repair. Damage को, stress को तो पंग करके नहीं भगा सकते. जो आपने धुआं लिया, पूरा एकदम वो जो पोल्यूशन वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो धुआं चलता है, जो लिया बाहर से, वो भी आप ऐसे करके तो नहीं निकाल सकते, लेकिन वो धुआं का जो इफेक्ट होगा आपके लिवर, किडनी, लंग्स, पैंक्रियास के ऊपर, उसके साथ टोटल एंटीऑक्सीडेंट जरूर लड़ सकते हैं. इट मींस यू फोकस द डैमेज, then you explain the damage, you create the realization inside the customer's mind. डैमेज को मैं स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन अपने बॉडी के अंदर उस डैमेज फैक्टर की वजह से जो डैमेज हो रहा है, उसके साथ, उसके लिए मैं जरूर कुछ कर सकता हूँ. अब आ गया टोटल एंटीऑक्सीडेंट, हेंस एंटी एजिंग. आप बोलेंगे टोटल एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग करता है, लोग लेगा नहीं. अरे ऐसा तो कितना क्रीम बिकता है यार, कितना कुछ लोग बेचने के लिए आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं बहुत खाया वो कुछ नहीं होता, लोग ये बोलेंगे. लेकिन जब आप क्रिएट कर पाएंगे अवेयरनेस अबाउट द डैमेज, देन awareness about damage prevention we can't do, but awareness about the damage prevention or damage reduction. You see, there is two words, damage prevention and damage effect reduction. One more time, मैं टेलीग्राम में चैनल जरूर इसको पोस्ट करूंगा, so you can follow that channel also. One is called damage prevention. Yes, that is my link. Thank you, Vishal sir. Vishal Vishwaji, that's my link. Anybody can, join my channel. Just subscribe there. All the time, post डालते हैं, and if you are subscribed, you'll just get the, flash कि हाँ मैंने कुछ डाला है, and you can spread it. आप उसको copy paste करके कहीं पे भेज सकते हैं, to anyone in WhatsApp or mobile or FB anywhere. So damage prevention दो हो सकता है डैमेज के साथ. एक होता है डैमेज को प्रिवेंशन, डैमेज का प्रिवेंशन. दूसरा हो सकता है डैमेज इफेक्ट का रिडक्शन. वन मोर टाइम, डैमेज का रिडक्शन नहीं, डैमेज इफेक्ट का रिडक्शन. आर यू गेटिंग मी और नॉट गेटिंग मी? फिर से बोल रहा हूँ, सर योर लिंक डजंट ओपन. नहीं, केविल जी, आपको सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. आप ऐप डाउनलोड करने के बाद वो मेरा लिंक खुलेगा, बिकॉज ये इंटरनेट गूगल क्रोम से नहीं होगा. It is only Telegram app. If you have a Telegram app only, then it will happen. Then you can see my channel, or you can ask your upline. They will guide you. जो आपके upline है, आपके downline से upline है, friends है audience में, they will guide you to get to my channel. No problem. Everybody is welcome there, and just subscribe, and you will always get very valuable information, productive information. Yeah. So the thing is this: there is two things on the damage. Total antioxidant क्यों बिकेगा? Actually, total antioxidant बिकेगा नहीं, लोग खरीदेगा. Are you with me? क्या होगा? टोटल एंटीऑक्सीडेंट बिकेगा नहीं, आप बेचोगे नहीं, लोग खरीदेंगे. व्हाई? डैमेज का एक होता है प्रिवेंशन, एक होता है डैमेज का रिडक्शन, तीसरा होता है डैमेज का इफेक्ट का रिडक्शन. अब मुझे एक बात बताइए, डैमेज का प्रिवेंशन हम कर सकते हैं? हम सब ने बोला नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, आउटसाइड फैक्टर्स. डैमेज का रिडक्शन भी कर सकते हैं, पोल्यूशन हम जाके कम कर सकते नहीं, पोल्यूशन से हम दूर रह सकते हैं. पोल्यूशन एक डैमेज है, उसका प्रिवेंशन मतलब उससे दूर रहना. हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते. रिडक्शन, ऑटो का गैस को कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते. लेकिन ऑटो का गैस बॉडी में अंदर आने के बाद उसका जो खराब इफेक्ट होगा उसको हम कम कर सकते हैं. यस, कम कर सकते हैं टोटल एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा. अब टोटल एंटीऑक्सीडेंट लोग लेंगे. सो टोटल एंटीऑक्सीडेंट इज नॉट डैमेज प्रिवेंशन बिकॉज आउटसाइड है. टोटल एंटीऑक्सीडेंट इज नॉट डैमेज रिडक्शन क्योंकि वो भी आउटसाइड है. लेकिन डैमेज अंदर आने के बाद जो इफेक्ट हो रहा है डैमेज का, उसका रिडक्शन टोटल एंटीऑक्सीडेंट है बाय रिपेयरिंग. हेंस एंटी एजिंग. मोर डैमेज मोर एजिंग, मोर रिपेयरिंग less aging, hence anti-aging. Are you with me? More damage, more aging. Less damage or more repair, less aging means anti-aging. फिर से repeat करो, remember. More damage, more aging. Okay. Less damage, less aging. More repair also, less aging. Hence anti-aging. आया समझ में? टोटल एंटीऑक्सीडेंट क्या कर रहा है? रिपेयर फैक्टर को ले आके डैमेज का इफेक्ट कम कर रहा है. बाहर से डैमेज कम नहीं कर सकता, प्रिवेंट भी नहीं कर सकता, लेकिन बाहर का डैमेज अंदर आने के बाद उसके इफेक्ट को कम जरूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिपेयर पावर. टोटल एंटीऑक्सीडेंट एवरी कस्टमर खरीदेगा, घर घर में लोग खरीदेगा. सब लोग बोलेंगे यस. स्पेशली वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो लोग कार्यक्रम करते हैं, फॉर द इनकम सोर्स, जैसा हम लोग हैं वर्किंग पॉपुलेशन, राइट.
चाहे आज वर्क फ्रॉम होम भी हो, बट स्ट्रेस फैक्टर आज ज्यादा है। 6 महीने पहले से ज्यादा स्ट्रेस फैक्टर लोगों के दिमाग में आज ज्यादा है, क्योंकि पहले लोगों को काम खोने का डर नहीं था, भूखा मरने का डर नहीं था, घर बैंक ईएमआई में घर है वो लेके जाएगा, गाड़ी और बाइक बैंक लेके जाएगा, वो डर नहीं था, क्योंकि नौकरी था, दुकान था, बिजनेस था, सेल्स था, मार्केटिंग था। आज सब कुछ ऑलमोस्ट बहुत शटडाउन जगह में है। आज लोगों के अंदर स्ट्रेस फैक्टर और ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट और ज्यादा चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर और ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। Are you able to get it? So if why will people buy a product? Always find out the reason why somebody need the product. आप हमेशा ये चीज याद रखिए, आप रीजन आपको समझना है और रीजन को एनालाइज करना है, किसी को प्रोडक्ट क्यों चाहिए। जब आपको समझ में आ जाए ना किसी को प्रोडक्ट क्यों चाहिए, आप किसी को भी प्रोडक्ट दिला सकते हो, किसी को भी, कोई भी आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। जब तक आप ये नहीं समझोगे प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। आपको पहले समझना है। सो आज हमने क्या सीखा, आज हमने क्या सीखा, काउंसलिंग। काउंसलिंग इन द सेंस क्या हुआ, हमने क्या किया, प्रॉब्लम को फोकस किया, डैमेज। हमने एंटी एजिंग बोला ही नहीं, एंटीऑक्सीडेंट बोला ही नहीं, डैमेज मतलब वो कपड़े के अंदर एक छेद किया, अब उस कपड़े को हम फाड़े, कपड़ा वाइडली फट रहा है, स्प्रेड हो रहा है, गैप स्प्रेड हो रहे हैं, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, वो डैमेज का फैक्टर्स के ऊपर आपने बात किया, यू प्रूव्ड कि डैमेज एक्चुअली 1 महीने पहले जो था आज उससे ज्यादा है। पोल्यूशन तो बढ़ा, स्ट्रेस भी, कंपटीशन भी बढ़ा, कमर्शियलाइजेशन भी बढ़ा। तीनों में से कोई चीज को बंद कर सकते हम नहीं, दूर रह सकते नहीं, दूर रहना है तो घर में बंद होकर बैठना पड़ेगा बिना पैसे कमा के, दैट्स नॉट पॉसिबल। डैमेज को प्रिवेंशन कर सकते नहीं, डैमेज को, बाहर का डैमेज को रिडक्शन कर सकते नहीं, अंदर आने से भी उसको रोक सकते नहीं, लेकिन वो डैमेज अंदर, वो डैमेज आने के बाद अंदर का डैमेज का रिडक्शन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए यार, यस करना चाहिए। तो ओरिएंट्स का टोटल एंटीऑक्सीडेंट बिल्कुल लेना चाहिए, ले लेंगे लोग, काम हो गया, डन, योर प्रोडक्ट इज नाउ मूव्ड। खुद ही आपसे प्रोडक्ट खरीद लिया उसने, हो गया ना आपका काम, बस। लाइक दिस ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को मैं आपको पॉइंट समझा सकता हूँ। अगर मुझे को 45 मिनट्स मिलता है, कोई भी आप प्रोडक्ट बोले, मैं उस प्रोडक्ट को उस तरीके से आपको दे सकता हूँ एक फॉर्मूला, बट आपको लिखना होगा, याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं क्या मजेदार बात बोला डॉक्टर सर ने आज, फिर आप शाम को भूल गए, कल बोल नहीं पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड बी अटेंटिव एंड यू शुड बी नो राइटिंग इट डाउन और पुटिंग इट इन योर माइंड वेरी वेल। अरे सर ने तो बहुत जबरदस्त सिखाया, कल पूछेंगे क्या सिखाया था सर ने, मैं कैसे बोलूं, तो मेरा बोलने कोई फायदा नहीं हुआ, राइट। आप तो यहाँ पे सिर्फ सुनिए मत सीखिए, सिर्फ सुनिए मत सीखिए, ताकि आप सिखा पाए। आप सिर्फ सुनेंगे तो आप बोलेंगे, जो बोली में होगा नहीं काम, सीखेंगे तो सिखा पाएंगे, राइट। सो यू पुट अटेंशन एंड लर्न इट ऑल्सो वेरी वेल। सो आज आप एक चीज समझ गए, हमारे पास राइट 3 ट्रेनिंग होना चाहिए। 3 ट्रेनिंग मतलब 3 आपके पास अप्रोच होना चाहिए प्रोडक्ट को लेके, ऑडियंस के प्रोडक्ट को लेके, कस्टमर के लिए। एक होता है प्री कंजम्पशन, जो है काउंसलिंग टाइम, उसको बोलते हैं प्री कंजम्पशन, मतलब काउंसलिंग टाइम। एक होता है पोस्ट कंजम्पशन, मतलब सेटिस्फैक्शन होने के बाद, सेटिस्फैक्शन टाइम। तीसरा होता है प्रोडक्ट प्रमोशन टाइम। आर यू विथ मी, आर यू विथ मी, आर यू गेटिंग मी? 3 क्या है, प्री कंजम्पशन, प्री कंजम्पशन मतलब काउंसलिंग टाइम। उसके बाद होता है पोस्ट कंजम्पशन, मतलब कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फैक्शन टाइम। तीसरा हो गया जब वो कस्टमर आप जैसा ही प्रमोटिंग कर रहा है, प्रोडक्ट को रिकमेंडिंग कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट प्रमोशन टाइम या प्रोडक्ट रिकमेंडिंग टाइम या प्रोडक्ट मार्केटिंग टाइम, जो शब्द आपको अच्छा लगे आप उसको सोच सकते हैं। प्री कंजम्पशन, पोस्ट कंजम्पशन मीन सेटिस्फैक्शन, एंड मार्केटिंग टाइम, प्रोडक्ट मार्केटिंग या प्रोडक्ट प्रमोशन या प्रोडक्ट रिकमेंडेशन या प्रोडक्ट काउंसिल, वो जब उस स्टेज में पहुंच गए। 3 ट्रेनिंग होना चाहिए, 3 वही प्रोडक्ट का 3 डिफरेंट वर्जन, बिकॉज 3 डिफरेंट सिचुएशन। आप बोलेंगे सर इसी प्रोडक्ट का 3 डिफरेंट वर्जन क्यों होगा? 3 डिफरेंट सिचुएशन होगा ना यार। क्रिकेट कितना लोग देखते हैं आप? तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे मेरा मतलब क्या है। हाउ मेनी पीपल वॉच क्रिकेट हियर? यहाँ पे लिखे तो आजकल नेपाल में भी क्रिकेट बहुत ज्यादा फेमस है। मैंने आके काठमांडू में करीब से 4 साल पहले इतना सारा क्रिकेट एकेडमी देखा था, जो मैं सोच भी नहीं पाया था, इतना क्रिकेट फेमस हो गया क्या नेपाल में आजकल। और नेपाल के क्रिकेट टीम इंडिया में बहुत बार खेलने आता है। आई थिंक आजकल नेपाल में बहुत ज्यादा क्रिकेट का क्रेज है। तो आप में से कितना लोग क्रिकेट देखते बोले? देन आई एम गोइंग टू गिव यू सम एक्सप्लेनेशन, यू विल अंडरस्टैंड क्यों मैं अलग अलग वर्जन बोल रहा हूँ। आई डू प्ले, ओके। आई थिंक बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते, बस इतना ही। लेडीज लोग नहीं देखते क्रिकेट, ऐसा लेडीज लोग को पसंद नहीं है क्रिकेट देखना। आजकल लेडीज टीम भी तो इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है, इवन इंडियन लेडीज टीम एंड नेपाल लेडीज टीम ऑल्सो कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है। क्यों आप मैडम लोगों को क्रिकेट पसंद नहीं है? क्रिकेटर पसंद नहीं, कौन सा?
हो सकता है क्रिकेट पसंद नहीं, क्रिकेटर पसंद नहीं होगा, ऐसा क्रिकेट पसंद है बट क्रिकेटर पसंद है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट सीरियसली। क्रिकेट में एक बैट होता है, एक नॉट एट ऑल इवन आई लव क्रिकेट सर, ओके जी, मैंने वही बोला कि क्रिकेट पसंद नहीं है, क्रिकेटर्स पसंद नहीं है, कौन सा? क्यों क्रिकेटर उतना हीरो जैसे नहीं दिख रहे होंगे शायद, इसलिए पसंद नहीं, ये भी कारण हो सकता है। इसलिए क्रिकेट देखने का मन नहीं हो रहा है टीवी में, ये क्या बुड्ढा जैसा कोई है, अच्छा नहीं दिखने में, हैंडसम नहीं है, हीरो जैसा नहीं है, शायद इसलिए पसंद नहीं होगा, दैट्स व्हाई। तो डोंट नो हाउ टू प्ले, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, बट आपको दिखते हैं तो आप समझते हैं कि हाँ ओके क्रिकेट कैसे खेलते हैं। देखिए क्रिकेट में एक बैट होता है जो बैट्समैन पकड़ता है, एक बॉल होता है जो बॉलर पकड़ता है, बॉलर बॉल फेंकता है और बैट्समैन बैटिंग करता है। बॉल वही, बैट वही, बॉलर वही, बैट्समैन वही, लेकिन बॉल टू बॉल डिपेंड करेगा बैट्समैन कैसा शॉट मारेगा। आर यू विथ मी? राइट, ये तो आपने जरूर देखा है। बॉल टू बॉल डिपेंड करेगा बैट्समैन उस बॉल पे कैसा शॉट मारेगा। फिर से बोल रहा हूं, बॉल वही, बैट वही, बॉलर वही, बैट्समैन वही, मैच भी वही, पिच भी वही, लेकिन बॉल टू बॉल डिपेंड करेगा बैट्समैन उस बैट से कैसा शॉट मारेगा। बॉल अगर बाउंसर आ रहा है तो बैट को ऐसे घुमाएगा, बॉल अगर फुल टॉस आ रहा है बैट को ऐसे घुमाएगा, बॉल यॉर्कर आ रहा है तो बैट को ऐसे घुमाएगा, बॉल इस साइड में जाएगा तो बैट ऐसे घुमाएगा, इस साइड जाएगा तो बैट ऐसे घुमाएगा। बैट वही, बॉल वही, बैट्समैन वही, बॉलर वही, पिच वही, मैच वही। इसका मतलब क्या हुआ पता है? यू नो व्हाट दोस्तों, इट मींस आपको मैंने क्या बोला कि वही एंटीऑक्सीडेंट का 3 डिफरेंट वर्जन। Information is the same but in different version. Pre-consumption, post-consumption, insatisfaction, product promotion. One is pre-consumption, one is post-consumption, one is promotion. उस एंटीऑक्सीडेंट को, और why? एंटीऑक्सीडेंट वही, आप भी अपलाइन वही, आपका कस्टमर डाउनलाइन वही, सेम टू सेम, बट सिचुएशन अलग अलग, इसलिए वर्जन अलग अलग। बैट वही, बैट्समैन वही, बॉलर बॉल वही, बॉलर वही, पिच वही, मैच वही, बस बॉलर जैसा जैसा बॉल डाल रहा है बैट्समैन वैसे वैसे शॉट खेल रहा है, वरना आउट हो जाएगा। अगर हर बॉल पे वही की शॉट खेलेगा, बाउंसर में भी एक शॉट और फुल टॉस में भी एक शॉट, वो आउट हो जाएगा। ताकि वो आउट ना होके सेंचुरी मार के मैच जिताए, मतलब जीते जिंदगी में, इसलिए वो बॉल टू बॉल, शॉट टू शॉट खेल रहा है। दैट्स कॉल्ड एक्सपर्ट बैट्समैन। आप नहीं बोलते क्या बैट्समैन को आउट करना पॉसिबल नहीं, ये तो जिता देगा मैच, क्योंकि आपको ये पता है बॉल जैसा भी हो वो ठीक खेल लेगा, वो ठीक खेल के मैच जिता देगा। इसका मतलब है बॉल टू बॉल मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन, उसका वर्जन टू वर्जन, शॉट टू शॉट, मतलब बैट का वर्जन टू वर्जन चेंज हो रहा है। मींस ही नो इन व्हिच बॉल टू प्ले व्हिच शॉट, इट मींस इन व्हिच सिचुएशन टू हैव व्हिच वर्जन। टोटल एंटीऑक्सीडेंट को सोचिए आप, मैच ऑपोजिट वाला है बॉलर। बॉलर मतलब क्या है? बॉलर मतलब है आपका कस्टमर, जो आपसे ना है या क्यों है, क्या है, वो है, और आप है बैट्समैन। वो किस सिचुएशन में है? आज प्री कंजम्पशन सिचुएशन में है, तो अकॉर्डिंगली वर्जन यूज कीजिए। मतलब वो बाउंस ना, तो अकॉर्डिंगली बैट को यहाँ पे लग खेलिए। पोस्ट कंजम्पशन सेटिस्फैक्शन में है, अब वो आपका थोड़ा ऑफसाइड के बाहर बॉल दिया, कवर ड्राइव मार दीजिए। अब उसके बाद प्रोडक्ट प्रमोशन में आपके जैसे फुल नेटवर्क करने के लिए, मतलब फुल टॉस आई, छक्का मार दीजिए ग्राउंड के बाहर, हो गया। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग एंड द एग्जांपल। कुड यू गेट मी? क्या आपको समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? अगर ये लेने के बाद देना होगा, फिर से बोलो, लेने के बाद देना होगा। लेके आपने रख दिया, वो अंडा नहीं देगा, हाँ इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। लेके देंगे तो हर मिनट में आपका परसेंटेज देगा, याद रखिए, हर मिनट में देगा, एवरी मिनट, राइट? थैंक यू सो मच माय डियर लीडर्स, एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ प्रोडक्टिव डे। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, वेलनेस में काम करते हैं। ग्रेट डे मतलब प्रोडक्टिव डे होता है। फॉर योर वर्क एंड फॉर योर हेल्थ हैव अ सेफ डे, एंड फॉर योर वर्क हैव अ प्रोडक्टिव डे। थैंक यू सो मच। आई पास ओवर टू सोमनाथ सर। यू आर मोस्ट वेलकम है सोमनाथ सर। Sorry. Yeah. It was a wonderful session we had. सर बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्ट को मतलब कैसे पिच करना है और खास करके प्रोडक्ट का जो यूसेज है उसके बारे में बताया हमें। तो बहुत सारे जानकारी लिया, लेकिन अंत में सर ने जो बोला वो बहुत ही खास है हम लोगों के लिए कि ये जो जानकारी ये यू हैव टू कीप इट इन माइंड।
मतलब ये आपको दिमाग में या फिर कहीं लिख के रखना चाहिए, क्योंकि क्या है कि सर जब बोलते हैं तो बहुत ही आसान लगता है चीजों को समझने में, सुनने में, सब कुछ बहुत आसान लगता है। और ये फील होता है कि ठीक है, अब से तो ये मैं भी करके दिखाऊंगा। मतलब फील्ड में जाके इन फ्रंट ऑफ आवर कस्टमर, इन फ्रंट ऑफ कंज्यूमर यूजर, मैं उनके सामने पूरा जानकारी एकदम फाड़ के रख दूंगा, एकदम उसके सामने दे दूंगा। ये तो फीलिंग होता है सर जब बोलते हैं। तो क्या होता है कि रियल लाइफ में क्या होता है, हम अगर नोटिंग नहीं रखते हैं तो सच में अपना दिमाग से निकल जाता है। तो फील्ड में क्या है कि हम इसको सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि हम साबित नहीं कर पाते हैं कभी-कभी कि हाँ, हम प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, और अगर शेयर नहीं करते हैं सही ढंग से, तो क्या है कि अपना प्रोडक्ट का जो एफिकेसी है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छा रहा ये सेशन, बहुत सारे जानकारी मिला। तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड, यानी कि कहीं पे आपको लिखना है या फिर आपको दिमाग में एकदम चिपका लेना है, लेकिन सही ढंग से सर ने जो भी कहा है इसका फील्ड में उपयोग करना पड़ेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो ये है अपना सेशन बहुत अच्छा रहा। और ऊपर से आज इवनिंग 6 बजे हम लोग का जो सेशन होगा, इवनिंग का जो ओबीएम है, मैं सभी को बोलूँगा आप प्लीज़ उसको अटेंड कीजिए, क्योंकि इसमें आज पूरा डिटेल में कैसे हम हैप्पी होम का लिंक कैसे डाउनलोड करना है, कैसे शेयर करना है, इसके बारे में भी बहुत सारे जानकारी दिया जाएगा। और सर का जो यूट्यूब चैनल सॉरी सर का जो टेलीग्राम चैनल है, तो तथागत सर का टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक भी आपको दिया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। तो आप काइंडली उसका लिंक को कॉपी करके उसमें आप क्या है कि इंक्लूड करवा लीजिए अपना, मतलब सर का जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसमें आप खुद को इंक्लूड कर लीजिए। तो इससे जो भी मीटिंग का जानकारी खास करके सर जो बोलते हैं, या फिर कभी-कभी चीज़ों के बीमारी के ऊपर भी टॉपिक लिखते हैं, तो ये हमें जानकारी मिलेगा, नया-नया जानकारी मिलेगा, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर, ये ऑलवेज़ मैं बोलता रहता हूँ, नॉलेज इज़ पावर। अपना नॉलेज जो है उसको कैसे भी बढ़ाना है। तो थैंक यू। और आज जन्माष्टमी का सबको स्वागत है, जन्माष्टमी का। तो मैं अ, इसी को बोलते हुए और आपका दिन शुभ जाए, तो मैं अभी विदाई लेना चाहूँगा। मैं सोमनाथ घोष, मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट। तो 6 बजे फिर से मिलते हैं। और 6 बजे का प्रोग्राम का अगर किसी को लिंक चाहिए वो व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको आईडी भेज दूँगा। थैंक यू।